शाख जिसमें मेडिकल साइंस की वो शाख जिसमें फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट यानी औरत के जेनाइटल ऑर्गन, जेनाइटल औरत के जेनाइटल ऑर्गन औरतों को बीमारी डिजीज ऑफ वुमेन को पढ़ा जाता है। मेडिकल साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट अबाउट फीमेल अबाउट वुमेन्स डिजीज इज कॉल्ड गायनकोलॉजी। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम महिलाओं की बीमारियों के बारे में पढ़ते हैं, महिलाओं के शरीर के बारे में पढ़ते हैं। अमराज निस्वान यानी कि गायनोकोलॉजी कहलाता है, स्त्री रोग कहलाता है। ठीक है। औरतों के औरतों के शर्मगाह यानी कि तौलीद व तनासुल जेनाइटल ऑर्गन को हिस्सों में बांटा गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। जो औरतों के जेनाइटल ट्रैक्ट हैं, यानी कि सीधा सीधा से समझो इसको, जेनाइटल ट्रैक्ट बच्चे पैदा करने का जो ऑर्गन का जो सिस्टम है पूरा, उनको दो हिस्सों में बांटा गया है। इसको अगर आप आसान लैंग्वेज में समझ लोगे तो फिर जो किताबी लैंग्वेज है वो दिमाग में आराम से बैठने लग जाती है, क्योंकि लिखना जो होता है कहीं भी किताबी लैंग्वेज में होता है, और समझने के लिए आपको जिस लैंग्वेज में समझ आ जाए वही लैंग्वेज सही है। ठीक है। औरतों के शर्मगाह यानी कि तौलीद व तनासुल यानी जेनाइटल ऑर्गन को दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर एक फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, और नंबर दो फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन। एक्सटर्नल यानी कि वो ऑर्गन जो बाहर से दिखाई देते हैं, अगर आंख से देखे तो वो ऑर्गन दिखाई देंगे। ठीक है, वो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन है। और वो ऑर्गन अगर आंख से देखें तो दिखाई ना दे। मान लीजिए यूट्रस है, यूट्रस तो आंख आंख से दिखाई नहीं देता क्योंकि वो तो शरीर के अंदर है। सर्विक्स आंख से क्या कहते हैं, सर्विक्स आंख से दिखाई नहीं देती। और क्या कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब आंख से दिखाई नहीं देती। ओवरी जो है वो आंख से दिखाई नहीं देती। जो आंख से दिखाई नहीं देती वो इंटरनल है यानी कि अंदर है, और जो आंख से दिखाई दे दे, जो बाहर से दिखाई दे दे, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर का, इंटरनल यानी कि अंदर का। ये चीज है, इसको आसानी से समझने के लिए। अब फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन यानी कि वुल्वा, इसको वुल्वा भी, ये जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन है इसको वुल्वा भी बोलते हैं। इसमें क्या, नंबर एक मॉन्स प्यूबिस आते हैं यानी कि हदबा आना यानी कि बाल। ठीक है। नंबर दो लेबिया मेजोरा आता है, शुफरान कबीरान। लेबिया मेजोरा एक्चुअली देखिए, जो ये चीजें, ये पांच सात नाम जो हैं, इन सबको जो है आप गायनी की बुक, अगर आपके पास गायनी की बुक हो, चाहे वो किसी भी हो, उसमें देख लेना, मिला मिला के देख लेना। अगर आपके पास गायनी की बुक नहीं है तो सीधा सीधा गूगल पे डाल डाल के एक बार देख जरूर लेना। ठीक है, क्योंकि अगर आप जब तक इन नामों को आप नहीं देखोगे कि कौन सा अंग कहाँ है, तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन लगेगा। ठीक है। लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। लेबिया मेजोरा जो है उसे शुफरान कबीरान बोलते हैं। ठीक है, कबीर के मैंने बड़े होते हैं, कबीरान। लेबिया माइनोरा शुफरान सगीरान, सगीर छोटे को बोलते हैं। क्लाइटोरिस बुजुर्ग, वेस्टिब्यूल दहलीज फुरुज, यूरेथ्रल मियटस, सकबा मजराए बोल, वेजाइनल वेजाइनल ओरिफिस, सकबा महबल, हाइमन, गिशाय बकारत, बर्तोलिन ग्लैंड, बर्तोलिन ग्लैंड, पेरिनियम, अजान, फोर्चेट, दहलीज फुरुज, कैदुल फुरुज, कैदुल फुरुज या दहलीज फुरुज, इसको दहलीज भी बोलते हैं। हाँ, दहलीज इसी को बोलते हैं। नहीं नहीं, ये कैदुल फुरुज है, दहलीज फुरुज जो है वो वेस्टिब्यूल है। एक काम करना, ये जो ऑर्गन है, जब तक आप इनको इनके नाम से और इनकी तस्वीर से नहीं देखोगे तब तक ये आपकी समझ में नहीं आएंगे। एक बार सभी सभी जो है इनको देख लेना। ठीक है, ये बहुत जरूरी होता है। ठीक है, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। मॉन्स प्यूबिस जो है वो बाल हैं। लेबिया मेजोरा और लेबिया माइनोरा ये देख लेना। वेस्टिबुल देखना। यूरेथ्रल मीटस जो है पेशाब का रास्ता है। वेजाइनल ओरिफिस जो है वो, हाइमन जो है वो पर्दा होता है। बार्टोलिन ग्लैंड जो होती है, दो ग्लैंड होती है बाहर की तरफ, उनका काम क्या होता है कि उनसे जो है एक चिकना चिकना पदार्थ दौरान सेक्स जो है वो रिलीज होता है, चिकना चिकना पदार्थ। ठीक है। वो वैसे अगर हाथ फेर के ऐसे देखेंगे बॉडी पे तो महसूस नहीं होती, लेकिन अगर उनके अंदर कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी सूजन आ जाता है, तो फिर वो गिरहसी बन जाती हैं, फिर वो महसूस होती हैं। जब अगर नॉर्मल कंडीशन में वो जो है, मतलब अगर उनको हाथ फेर के देखेंगे, पैल्पेट करके देखेंगे, छू करके देखेंगे, उनका पता नहीं चलता कि अंदर खाल में वो है या नहीं। लेकिन जब उनके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है फिर उनका पता लग जाता है। अब पेरिनियम, अजान, फॉर्चेट फुरुज। अच्छा,
फीमेल इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन, यानी कि अंदर 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 वाले जो जेनाइटल ऑर्गन हैं वो कौन कौन से? नंबर एक वेजाइना, ठीक है, द यूट्रस एंड द सर्विक्स। यूट्रस और सर्विक्स एक ही चीज है, क्योंकि यूट्रस के मुंह यानी कि यूट्रस की गर्दन या मुंह का नाम ही सर्विक्स है, तो एक ही चीज हुआ। द ओवरीज दोनों तरफ के जो होते हैं एक तरीके से रिप्रेजेंट। अंडेदानी, अंडेदानी जी, खुशियतुर रहम बोलते हैं इसको। अब एक नया पॉइंट चालू हो रहा है, उसको समझ लिए। सिन्ने बलूगत, प्यूबर्टी यानी कि जवानी, ठीक है। सिन्ने बलूगत का मतलब लड़की की जवानी में दाखिल होना यानी जवान होना है। इस दौरान लड़कियों में कुछ तगय्युर यानी चेंज आते हैं, जिनसे एक लड़की के बालिग होने का अंदाजा लगता है। आमतौर पर 13 से 14 साल की उम्र में हैज यानी मेंसेस शुरू हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन कभी कभी देर से हैज मेंसेस आते हैं, ठीक है, जिसमें जिसकी कुछ वजहें होती हैं। जैसे खून की कमी होना, अगर कोई कमजोर है तो जरूरी नहीं उसको 13 साल में, हो सकता है उसको 15 साल में, अगर बहुत ज्यादा कमजोर बच्ची है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस, अगर यूट्रस में, अगर फेलोपियन ट्यूब में, अगर ओवरीज में कहीं ट्यूबरकुलोसिस है, टीबी है, ठीक है। टीबी इंसान के जिस्म में किसी भी ऑर्गन में हो सकती है, ठीक है। तो अगर कहीं टीबी है तो उसमें भी हो सकता है कि डिले हो जाए, मेंसेस जो महीने आते हैं वो देर से आने लग जाएं, हैज जो है वो देर से आने लग जाएं, ठीक है। तो उसकी वजह से माल न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन यानी कि मुकम्मल एक अच्छी गिजा, एक अच्छा खाना, एक अच्छा पोषण नहीं मिल रहा है, तो उसकी वजह से जो कमजोर हो गई है, कमजोर की वजह से फिर उसको महीने महीने जो है, अभी उसके 13 ईयर्स ऑफ एज होती है, एक नॉर्मली जिसमें ज्यादातर को आ जाता है, उससे थोड़ा डिले हो जाता है, 1 साल 2 साल जो भी है, ठीक है। हैसमैंसिस के अलावा दूसरी तब्दीलियां, चेंजेस क्या क्या होती है? जैसे मॉन्स प्यूबिस यानी कि बालों का उगना, कुल्ले का साइज बढ़ना, फुरुक वुलवा का बढ़ जाना, सरे पिस्ता निप्पल के चारों तरफ सुर्ख रंग का दायरा, रिंग बन जाना, आवाज बारीक हो जाना। ये सारी चीजें क्या होती है जब एक बच्ची जवान हो जाती है, ठीक है, बालिग हो जाती है, तो उसकी निशानियां हैं, ठीक है। बलूगत की सबसे पहली निशानी पिस्तान यानी ब्रेस्ट के साइज का बढ़ना है। अगर मतलब जो बच्ची होती है, जब 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 उसके ब्रेस्ट जो है डेवलप होने शुरू हो जाए, बढ़ने शुरू हो जाए, तो ये किस चीज की निशानी होती है कि वो जवानी की तरफ जा रही है, जवान हो गई है, तो उसकी निशानी होती है, ठीक है। बलूगत को यकीनी पक्का बनाने वाली निगरानी हैज मेंसिस का आना, यानी कि अगर कंफर्म कहना हो कि ये बच्ची बालिग हो गई है, तो बालिग जब होगी जब उसको एक बार कम से कम मेंसिस आ जाएंगे, आ उसके जाएगा। बाद उसको बालिग माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट जो डेवलप हो रहे हैं, ब्रेस्ट डेवलप तो जो मतलब ये क्या कहते हैं, किन्नर लोग होते हैं, इनके भी डेवलप हो जाते हैं ब्रेस्ट तो, ठीक है। लेकिन इन लोगों को मेंसिस नहीं आते, तो जब इनको मेंसिस नहीं आते, ना तो इनको ना इनको महिला ही नहीं माना जाता है, ठीक है। तो मेंसिस का आना जो है ये एक शर्त है कि उसके बाद ही जो है किसी महिला, किसी बच्ची, किसी को जो है, किसी फीमेल को बालिग माना जाएगा, ठीक है। लेकिन वैसे जो है आमतौर से मतलब अगर पता लगेगा तो ब्रेस्ट से पता लग जाएगा कि भाई बच्ची जो है ये बालिग हो चुकी है, ठीक है। या मतलब बालिग, बालिग बुलूगत का पता लग जाता है, ठीक है। आप इसको ऐसे समझ लें। तो पहली निशानी ये है, पहली निशानी किसी भी बच्ची बेटी की कि जब वो बालिग हो रही है, कि उसके जो ब्रेस्ट हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, साइज उनका बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरीके से मैं एक पॉइंट और आपको यहाँ बता रहा हूँ। किसी लड़के की, इस बात को जरा गौर से सुन लेना, किसी लड़के की जवानी की निशानी क्या होती है, ठीक है। सबसे पहली जो निशानी होती है किसी लड़के की, वो जो उसके अंडकोश होते हैं, जो उसका स्क्रोटम होता है, वो उसका साइज बढ़ जाता है। लड़कियों में जो है ब्रेस्ट डेवलप करता है, और लड़कों में जो है उसका जो है मतलब एक तरीके से स्क्रोटम यानी कि उसके अंडकोश जो है वो डेवलप कर जाते हैं। ये चीज पॉइंटेड है, और ये चीज कई बार जो है इस तरह के एग्जाम में आ चुकी है, इसलिए मैंने बता दिया है। हो सकता है ना आए, लेकिन कई बार जो है कई परीक्षाओं में आ चुकी है, तो आप लोगों को भी इसका पता होना चाहिए। अब सिन्नेयास, सिन्नेयास यानी कि मीनोपाउज या कलाइमैक्टेरियम। सिन्नेयास किसे कहते हैं? रिप्रोडक्टिव लाइफ यानी बच्चा पैदा करने की उम्र, ठीक है। बच्चा पैदा करने की उम्र के बाद हैज मेंसिस के बंद होने की उम्र को सिन्नेयास यानी कि मीनोपाउज कहते हैं। सिन्नेयास मीनोपाउज की उम्र 45 से 50 साल की उम्र मानी गई है। सिन्नेयास किसे कहते हैं? सिन कहते हैं उम्र को, याद रखना। यूनानी में सिन के मायने उम्र। आप लोग मुझे देख पा रहे हैं सभी के सभी? जी सर। दिख रहा हूं ना मैं? जी जी। अगर किसी को कुछ भी पूछना है तो रुक करके पूछ लेना, मतलब अपने आप को अनम्यूट करके पूछ लेना, ठीक है। जी सर। सिन्नेयास, सिन्नेयास उसको कहते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ, यानी कि वो उम्र जिसमें एक फीमेल, एक महिला जो है बच्चे पैदा कर सकती है, बच्चे पैदा करने की उम्र, ठीक है। तो के बाद हैज मेंसिस के
ये जो होते हैं रिप्रोडक्टिव लाइफ के बाद, यानी कि बच्चा पैदा करने की उम्र के बाद की बात हो रही है। उसको क्या बोलते हैं, उसको सिन्ने यास यानी कि मिनोपॉज या क्लाइमैक्टेरियम बोलते हैं। ये तीनों नाम उसी के हैं। ठीक है। अब इसको कैसे समझेंगे आप, होने की उम्र को सिन्नेयास यानी कि मिनोपाउज कहते हैं। सिन्नेयास यानी मिनोपाउज की उम्र 45 से 50 साल की उम्र मानी गई है। ये वो उम्र है 45 से 50 साल की, जब एक औरत को जो है महीने आने बंद हो जाते हैं, यानी कि उसके रिप्रोडक्टिव लाइफ जो है, जो बच्चा पैदा करने की जो एक उम्र है, वो खत्म हो जाती है। ठीक है। जब वो खत्म हो जाती है तो उसको मिनोपॉज कह देते हैं। कई बार 50 साल तक हैज यानी मेंसेस आते रहते हैं, उसके बाद एकदम बिल्कुल बंद हो जाते हैं, मतलब एकदम से बंद हो जाते हैं कई बार। कुछ औरतों में पहले महीने यानी कि मेंसेस हैज इरेगुलर हो जाते हैं। यानी कि इरेगुलर होने का मतलब ये है कि 15 दिन चढ़ के आ गए, 20 दिन चढ़ के आ गए, एक महीना पूरे ही नहीं आए, 2 महीने में आ गए, मतलब मेंसेस गायब होने से पहले जो है इरेगुलर हो जाते हैं, यानी कि डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसका कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं रहता। ठीक है। मेहंदी, आप अपना कैमरा ऑन कीजिए। ठीक है। तो इरेगुलर हो जाते हैं जब वो 45 साल के आसपास हो जाती है, साल 2 साल ऊपर नीचे हो जाते हैं, उसी टाइम जो है इरेगुलर हो जाती है। कुछ का क्या होता है, डायरेक्ट 50 साल तक आते रहते हैं, 50 साल के बाद बिल्कुल बंद हो जाते हैं, एक ही बार में बंद हो जाते हैं। ठीक है। जब किसी औरत यानी मीनोपाउज होता है, जब किसी औरत को मीनोपाउज होता है यानी कि महीने बंद होते हैं, तो टेम्परेचर, दर्जा हरारत बढ़ा हुआ महसूस होता है। जब किसी औरत को जो मीनोपाउज होता है, उसका उसे क्या लगता है, उसे महसूस होता है जैसे उसका बुखार सा हो रहा हो अंदर ही अंदर। ठीक है। हीट सी निकल रही हो, गर्मी सी निकल रही हो उसके अंदर से। और उसको क्या बोलते हैं, उसको फ्लशिंग बोलते हैं। और ये सवाल पूछा हुआ है। ठीक है। मैंने बराबर में नोट्स में स्टार बनाया हुआ है। स्टार का मतलब ये है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है। फ्लशिंग कैसे कहते हैं, जब किसी महिला का को महीने आने बंद होते हैं, तो उसको क्या होता है, उसके अंदर अंदर हीट सी निकलती है, गर्मी सी, पसीना सा, बेचैनी सी, घबराहट सी होने लग जाती है। ठीक है। उसे लगता है कि उसको बुखार है। अगर बुखार आप चेक करोगे अपने थर्मामीटर से, तो उसमें बुखार नहीं आएगा। ठीक है। उसमें वो नॉर्मल आएगी, वही 98.6 जो एक उसका नॉर्मल टेम्परेचर है सभी का, उसके आसपास ही आएगा, नॉर्मल आएगी उसमें वो। लेकिन उसको लगेगा जैसे अंदर से एक हीट सी निकल रही है, गर्मी सी निकल रही हो। तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लशिंग बोलते हैं। कब होता है ये, मीनोपॉज पे होता है, जब महीने बंद होते हैं। ठीक है। जिसमें बीपी का बढ़ना, कई बार बीपी बढ़ता है। डिस्निया यानी सांस लेने में तंगी, औरत जो है वो, उसको मतलब ऐसा लगता है जैसे प्यास लग रही हो, गर्मी सी लग रही हो, तो सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। ठीक है। घबराहट यानी कि खफकान, सिर दर्द यानी कि हेडेक। हेडेक को सिर दर्द को हेडेक बोलते हैं इंग्लिश में, यूनानी में सुदा बोलते हैं, मैंने लिख भी दिया है। ठीक है। मोटापा वगैरह। कुछ औरतों में सिन्नेयास मीनोपाउज खत्म होने पर ऊपर के होंठ पर बाल मूछें। तो ठीक है, जो कुछ औरतें होती हैं उनमें क्या होता है, जब उनको सिन्नेयास यानी कि मीनोपाउज चलता है, जो उनके ऊपर के होंठ होते हैं, उनमें कुछ मर्दाना अलामतें दिखाई देनी शुरू हो जाती है। यानी कि जिस तरह के औरत, क्योंकि औरतों को तो मूछें नहीं होती और मर्दों स्टार्टिंग को कैसे मूछें होता है, होती हैं, क्या तो कहते हैं? कुछ औरतों को सिन्नेयास यानी कि मीनोपॉज यानी कि महीना बंद होने की जो उम्र है, उसके बाद जो है मूछें, हल्की हल्की मूछें आनी शुरू हो जाती है। ठीक है। बर्दाश्त की कमी हो जाती है। ठीक है। चिड़चिड़ापन हो जाता है, और भूलने की बीमारी भी कई औरतों में देखने को मिलती है। ये सब ऐसा नहीं है कि सभी में होगा। ठीक है। कुछ में जो है ये कॉम्प्लिकेशन और ये सिम्टम्स जो है कम होंगे, कुछ में ठीक ठाक होंगे, बहुत ज्यादा परेशानी होगी। ठीक है। अब एनाटॉमिकल चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी कि एनाटॉमिकल चेंजेस यानी कि जिस्म के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। ठीक है। रिप्रोडक्टिव एनाटॉमिकल चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के अंदर क्या क्या बदलाव होते हैं। शरीर यानी जिस्म के आज़ाए तनासुल, यानी बच्चा पैदा करने में जो मददगार ऑर्गन है, उनके अंदर बच्चा पैदा करने में सहायक जिस्म के हिस्सों में तब्दीलियां, परिवर्तन, यानी कि क्या क्या परिवर्तन आते हैं। नंबर 1, मोन्स प्यूबिस। ठीक है। बाल कम हो जाते हैं। ये जो है मैं आपको बताऊं थोड़ा सा, इसमें मैं लिख रहा हूं शुरू में, ये मीनोपॉज में है। मीनोपॉज में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मीनोपॉज में जब महीने बंद हो जाते हैं, मैं ऊपर लिख रहा हूं मीनोपॉज में एक लाइन। ठीक है। आप भी इसका ध्यान रखना कि इसमें मीनोपॉज में लिखना है। ठीक है। मीनोपॉज में एनाटॉमिकल चेंजेस इन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी कि क्या क्या रिप्रोडक्ट, यानी कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, जो बच्चा पैदा करने वाले ऑर्गन हैं, जो शरीर के हिस्से हैं, जब मीनोपॉज में एक औरत जाती है तो उसके अंदर क्या क्या फर्क पड़ जाता है, क्या क्या चेंजेस देखने में मिलते हैं। मोन्स प्यूबिस यानी कि बाल कम हो जाते हैं जब मीनोपॉज में पहुंचती है, महीने कम हो जाते हैं। महबल महबल यानी कि वैजाइना सिकुड़ जाती है, जिल्द खुश्क हो जाती है। ठीक है। यूट्रस यानी रहम, आजफैन यानी कि फैलोपियन ट्यूब सिकुड़ जाते हैं। ज्यादातर आजा सिकुड़ कर छोटे हो जाते हैं। ठीक है। ये तो था मीनोपॉज, और ये मीनोपॉज था। मीनोपॉज के बाद हम पढ़ेंगे मीनार्च। मीनार्च एक नई हेडिंग है, इसको आप थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आ जाएगी। मीनार्च, मीनार्च आगाज तम्स, आगाज कहते हैं शुरुआत को।
तम्स कहते हैं महीनों की, मेंसिस की, यानी कि महीनों की शुरुआत मी, ठीक है। इसको इदरार तम्स भी बोलते हैं, आगाज तम्स भी बोलते हैं, इदरार तम्स भी बोलते हैं। और मेंसिस शुरू होने मतलब मेंसिस शुरू होना मीनार्च बोलते हैं। लड़की को पहली बार हैज या तम्स एक ही चीज है, दोनों यूनानी के लफ्ज हैं, ठीक है। और मेंसिस जो है वो इंग्लिश में है, माहवारी जो है वो हिंदी में है, ठीक है। हैज या तम्स, मेंसिस आना मिनार्च कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब पहली बार महीने आएंगे उसको मीनार्च बोलेंगे, और जब महीने खत्म होंगे उसको मीनोपॉज बोलेंगे। मीनोपॉज हमने पहले पढ़ा है, अब हम मीनार्च पढ़ रहे हैं। ये 11 से 16 साल की उम्र में हो सकता है, यानी कि पहली बार महीना 11 साल से 16 साल की उम्र में आ सकता है, लेकिन ज्यादातर ये 13 साल की उम्र में होता है। अब वैजाइनल एट्रेसिया या क्रिप्टोमिनोरिया, रतक बोलते हैं, क्या चीज है वैजाइनल एट्रेसिया या क्रिप्टोमिनोरिया, इसको समझ लीजिए आप। इस बीमारी यानी मर्ज में वैजाइना यानी महबल या सर्विक्स यानी कि फम में महबल और रहम यूट्रस के बीच में कोई एबनॉर्मल ग्रोथ, गैर तबाही चीज बन जाती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे कि वेजाइना है, ठीक है। वेजाइना और यूट्रस के बीच में, वेजाइना और यूट्रस, वेजाइना योनि, यूट्रस रहम या गर्भाशय के बीच में कोई क्या होता है, एबनॉर्मल ग्रोथ, एबनॉर्मल ग्रोथ कहते हैं, कोई भी ऐसी चीज बन जाती है जो कि नॉर्मली नहीं देखने में आती, ठीक है। कहाँ होता है वो, वेजाइना और यूट्रस के बीच में कोई भी एबनॉर्मल, एबनॉर्मल वो चीज जो कि नॉर्मली नहीं होनी चाहिए वो बन जाती है। या तो बन जाती है वेजाइना और यूट्रस के बीच में, या कहाँ बन जाती है, सर्विक्स, सर्विक्स और यूट्रस के बीच में, यानी कि यूट्रस। जो बच्चेदानी की गर्दन है सर्विक्स, उसके और बच्चेदानी के बीच में बन जाती है कोई एबनॉर्मल ग्रोथ, कोई भी एक मतलब मांस का कोई इस तरह टुकड़ा, कोई झिल्ली, वो अपने आप पैदा हो जाता है, ठीक है। उसको क्या बोल देते हैं, वेजाइनल एट्रेसिया या क्रिप्टोमिनूरिया। आपको याद रखना है, ये एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, ठीक है, जो बच्चेदानी से पहले बनती है, या तो बच्चेदानी और सर्विक्स के बीच में बनेगी, यानी कि यूट्रस और सर्विक्स के बीच में बनेगी, या यूट्रस और वेजाइना के बीच में बनेगी, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जिससे सेक्स करना मुमकिन नहीं होता, ठीक है। सेक्स करने का मतलब क्या है, सेक्स करने का मतलब सिर्फ जो है पेनिट्रेट ऑफ पेनिस ही नहीं है, पेनिस को अंदर अंदर डालना ही नहीं है। सेक्स करने का मतलब होता है उसको कंप्लीट एक तरीके से, जबकि एक औरत जो है मतलब वो प्रेग्नेंट हो सके, वो सारी सिचुएशन, ठीक है। तो चूंकि बीच में जो है मेम्ब्रेन आ गई है, कोई पॉलिप आ गया है, कोई मांस का टुकड़ा आ गया है, वो जो अपने आप बन गया है, ठीक है, कुदरत के हुक्म से, रब के हुक्म से अपने आप बन गया है, तो ठीक है। उसमें जो है मतलब सेक्स करते टाइम जो वीर्य है वो अंदर यूट्रस में नहीं जाएगा, जब यूट्रस में नहीं जाएगा तो फिर प्रेगनेंसी भी नहीं ठहरेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, लेकिन मर्द का नुत्फा यानी मनी यानी सीमेन रहम यूट्रस तक नहीं पहुंच पाता, इसमें हैज यानी मेंसिस भी नहीं होते। मेंसिस क्यों नहीं होते, क्योंकि बीच में कोई चीज अड़ी हुई है। महीने कहाँ से आते हैं, यूट्रस से आता है खून चल के। अब यूट्रस और वेजाइना या यूट्रस और सर्विक्स के बीच में तो कोई चीज बन गई है, कोई पर्दा बन गया है, कोई मेम्ब्रेन बन गई है, कोई मांस का टुकड़ा बन गया है, ठीक है, कुछ भी पैदा हो गया है अपने आप कुदरत की हुक्म से। तो जब ना तो कोई चीज बाहर से अंदर जाएगी, मान लीजिए अगर सेक्स करे तो मर्द की जो मनी है, जो वीर्य है, वो अंदर ना जाए। इसी तरीके से अंदर अगर जो महीने बनते हैं टाइम टू टाइम, एवरी मंथ, एवरी एवरी 21 डेज के बाद, तो वो भी बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि वहां कोई चीज अड़ गई है, कोई चीज ठहर गई है बीच में, उसने रास्ता रोक लिया है। इसमें हैज भी नहीं होते, क्योंकि खून को निकलने का रास्ता बंद हो जाता है, ये खून दूसरे ऑर्गन्स में पहुंच जाता है। जब बाहर से रास्ता नहीं मिलता, तो जो खून अंदर बन रहा है, जो ओवरी से एवरी मंथ जो है ओवम रिलीज हो रहा है, ठीक है, वो क्या होता है, हर महीने होता रहेगा, इकट्ठा होता रहेगा। अब एक टाइम के बाद जब जो कैविटी ऑफ यूट्रस, यूट्रस की जो खाली जगह होती है अंदर, वो जब भर जाएगी तो फिर वो इधर उधर चढ़ना शुरू हो जाएगा खून जो है। तो उसमें क्या होता है, ये खून दूसरे ऑर्गन्स यानी दूसरे आजा यानी दूसरे हिस्सों में शरीर के पहुंच जाता है, जिससे मरीजा का रंग स्याह काला पड़ जाता है। जो औरत होती है, जो मरीजा होती है, मरीजा आदमी को कहते हैं, मरीजा औरत को कहते हैं, जो मरीजा होती है, ठीक है, उसको उसका रंग कैसा पड़ जाता है, स्याह यानी काला पड़ जाता है, जब उसके अंदर खून रुकता चला जाता है, रुकता इकट्ठा होता चला जाता है। औरत बीमार रहने लगती है, अगर इसका इलाज ना हो तो औरत मर जाती है, ठीक है जी। ये है, इसकी दो किस्में हैं, नंबर एक पैदाइशी यानी कंजेनाइटल वेजाइनल एट्रेसिया, यानी कि खलकी रतक, रतक यूनानी में बोलते हैं इसको, ठीक है, खलकी रतक, खलकी बोलते हैं, यानी कि पैदाइशी, पैदाइशी ही किसी महिला को, किसी महिला को कोई मेम्ब्रेन वगैरह कोई इस तरह की रुकावट हो, पैदाइशी ही, ठीक है, उसको बोलते हैं खलकी रतक, पैदाइशी यानी कि, ठीक है। एक होती है बाद में किसी कारण से हो जाए, मतलब जब वो पैदा हुई थी कोई बच्ची तो वो एक नॉर्मल थी, उसकी वेजाइना और उसके यूट्रस का रास्ता जो था नॉर्मल था, लेकिन बाद में कुछ इस तरह के प्रॉब्लम्स आई कि उसको इस तरह की समस्या हो गई। तो जो
जो बाद में हो जाती है उसको इक्तिसाबी रतक कहते हैं। जो बाद में हो जाती है, जो बाद में, नॉर्मली जब बच्ची अपनी माँ के पेट से पैदा हुई उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बाद में कुछ इस तरह की उसके साथ कुछ इस तरह का एक्सीडेंट हुआ, कुछ इस तरह का हादसा हुआ, दुर्घटना हुई कि उसको इस तरह का जो है ये प्रॉब्लम पैदा हो गई, तो उसको बोलते हैं इक्तिसाबी रतक, यानी कि एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया। जो अपने आप पैदाइशी है उसको कंजेनाइटल वेजाइनल एट्रेसिया, जो बाद में किसी कारण से, किसी वजह से, किसी दुर्घटना से हो रही है उसको एक्वायर्ड वेजाइनल एट्रेसिया बोलते हैं, इक्तिसाबी रतक, जो कि बाद में हुआ है, पैदा होने के बाद, यानी कि पहले बच्ची नॉर्मल थी। ठीक है। अब कंजेनाइटल वेजाइनल एट्रेसिया खलकी रतक, ठीक है। नंबर एक, पैदाइशी तौर पर मजारी महबल वेजाइना का बंद होना। ठीक है। मजारी में यानी कि पैदाइशी जब बच्ची पैदा हुई उसकी महबल, उसकी वजाइना जो थी बंद थी। नंबर दो क्या हुआ, महबल में गिशा, यानी कि मेम्ब्रेन होना, यानी कि रास्ता बंद नहीं था लेकिन एक मेम्ब्रेन, एक झिल्ली थी। ठीक है। नंबर वो पैदाइशी थी। नंबर सी, महबल वजाइना में कोई जख्म या पोलिप मांस की बढ़ोतरी होना, यानी कि पैदाइशी ही यहाँ पैदाइशी वाले चल रहे हैं सारे। ठीक है। कंजेनाइटल चीजें पढ़ रहे हैं। पैदाइशी ही महबल में, वेजाइना में कोई जो है इस तरह का पोलिप, कोई इस तरह का मतलब मांस का टुकड़ा बना हुआ था। ठीक है, पैदाइशी। उसके बाद वेजाइनाइटिस यानी कि इन्फेक्शन होना, कुछ इस तरह का इन्फेक्शन, वेजाइन इन्फेक्शन हुआ है। उसके बाद वेजाइनल एट्रेसिया, यानी वेजाइना का सिकुड़ जाना, किसी वजह से वेजाइना सिकुड़ गई है। सुलात रसोली महबल में वेजाइनल ट्यूमर, यानी कि किसी तरह की कोई रसोली थी वेजाइना में। नंबर जी, पर्दाए बकारत, यानी कि टाइट हाइमन। पर्दाए बकारत क्या होता है, मैं थोड़ा सा इसको समझना चाह रहा हूँ। बकारत कहते हैं कंवारेपन को। बकारत कहते हैं कंवारेपन को। कंवारापन यानी कि वेजाइना में एक झिल्ली होती है, और वो झिल्ली जो है एक तरीके से कंवारेपन की निशानी कही जाती है। ठीक है। तो वो पर्दा जो है जब पहली बार कोई महिला सेक्स करती है उसमें, या कोई और पेनिट्रेशन होता है, ठीक है, तो उसमें क्या करता है, उसमें वो जो पर्दा है वो फट जाता है। ठीक है। और वो जब वो पर्दा फट जाता है, ठीक है, तो वो एक साइड हो जाता है। ठीक है। तो वो जो पर्दा बकारत है, अगर मान लीजिए किसी महिला में वो बहुत टाइट है, ठीक है, वैसे नॉर्मली जो है वो बहुत टाइट नहीं होता है, लेकिन किसी महिला में अगर वो बहुत टाइट हो गया तो उसमें भी क्या होगा, उसमें भी जो है कंजेनाइटल वैजाइनल एट्रेसिया माना जाएगा। अब एक्वायर्ड वैजाइनल एट्रेसिया मानी, इसका मतलब क्या है। एक्वायर्ड वैजाइनल एट्रेसिया, बच्ची जब पैदा हुई माँ के पेट से वो सही थी, रास्ता सब सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। वैजाइना और यूट्रस का जो रास्ता होता है एक, वो नॉर्मल था, लेकिन उसके बाद कुछ समस्या है, वो समस्याएं जो है उनके बाद फिर इस तरह की दिक्कत हुई तो उनको पड़ेगा। नंबर एक, ऑब्स्टेट्रिकल इंजरीज, यानी बच्चे की विलादत, पैदाइश के दौरान चोट। एक महिला, एक औरत ने बच्चे को जना, जब वो बच्चे को पैदा कर रही थी उसी टाइम कोई चोट वोट लगी, कोई इंस्ट्रूमेंट लगा, और उसकी वजह से क्या हुआ, कोई जो है वहां पे दिक्कत आ गई, तो उसकी वजह से उसे बोलते हैं ओब्स्टेट्रिकल इंजरीज, यानी कि बच्चा पैदा होते टाइम लगने वाली चोट। उसके बाद ट्रैकिलोरैपी किसको कहते हैं, उनके दर्जी, बच्चे यानी बच्चे दानी के अंदर गर्दन को सिलने का काम, ये ट्रैकिलोरैपी जो होती है, ट्रैकिलोरैपी, ये बोल रही बच्चेदानी को सिलने का काम है। वो बच्चेदानी को सिलने का जो काम है, वो चाहे तो आप इस तरीके से समझ लीजिए। कई बार क्या होता है, कुछ महिलाएं, कुछ औरतें ऐसी होती हैं, उनको हैबिचुअल एबॉर्शन, यानी कि बार बार बच्चा गिरता, हैबिचुअल एबॉर्शन उस एबॉर्शन को बोलते हैं जिसको किसी महिला को जो है 5 महीने या उससे पहले की जो गर्भ है वो कम से कम 3 बार गिर चुका हो, 3 बार खराब हो चुका हो, उसको हैबिचुअल एबॉर्शन बोलते हैं। आदती इसकात, यानी कि बार बार जो है 5 महीने तक की प्रेगनेंसी उनकी बार बार खराब हो रही है। ठीक है। तो वहां पे क्या करती है, कई बार जो है, जो एमएस गायनाकोलॉजिस्ट होती है, वो ये जो यूट्रस है, यूट्रस में जो है मतलब एक पूरा प्रोसीजर होता है, उसमें टाका वाका लगा देती है, और वो जो बच्चा जो है वो नीचे नहीं गिरता। ठीक है, एकदम मतलब जो है वो अबॉर्ट नहीं होता, तो वो रुक जाता है। या फिर कई बार क्या होता है, कुछ महिलाओं का जो सर्विक्स है उसकी जो लेंथ होती है वो बहुत ज्यादा लंबा होता है, ठीक है, नॉर्मल से ज्यादा लंबा होता है। तो उसमें क्या करती है एक क्या कहते हैं, एक गायनोकोलॉजिस्ट क्या करती है, एक एमएस गायनोकोलॉजिस्ट क्या करती है, सर्जन डॉक्टर क्या करती है, कि उसमें भी वो यही प्रोसीजर करती है, ट्रैकोरैपी करती है। तो उससे क्या होता है, फिर वो जो बच्चा है वो अबॉर्ट नहीं होता। ठीक है। और उसको बस खत्म। जब महिला जो है, जब औरत जो है लेबर में जा रही होती है, तो उससे पहले उस टांके को निकाल देते हैं। ये बाकायदा एनेस्थेसिया में होता है, मतलब एक छोटा प्रोसीजर नहीं है, ठीक ठाक प्रोसीजर है। ठीक है। ट्रैक्योलॉजी कहते हैं, इसका मतलब सीधा सीधा बच्चेदानी के सर्विक्स को, बच्चेदानी का जो मुंह है उसको सिलना होता है।
सर्वाइकल एम्पुटेशन यानी कि किसी तरीके से जो है सर्विक्स का जो है वो कट जाए बाहर तरीके से, या सर्विक्स का खतना हो जाए, ठीक है। अब इलेक्ट्रो कोआगुलेशन, सर्विक्स की बरकी तशरी, यानी कि किसी तरीके से कोई बिजली का कोई इस तरह का हो, मतलब कहीं इस तरह का इंसिडेंट हो कि उसकी वजह से जो है इलेक्ट्रो कोआगुलेशन यानी कि इलेक्ट्रिक झटके वगैरह में जो है कोई इस तरह की प्रॉब्लम पैदा हो कि सर्विक्स जो है वो इंजर्ड हो जाए। अब क्या है आगे, काउटराइजेशन। काउटराइजेशन कहते हैं जब ऑपरेशन करते हैं तो कोई नस वस खुल जाती है, कोई आर्टरी वार्टरी खुल जाती है, तो उसका एक काउटरी मशीन होती है, उस काउटरी मशीन से जो है चिपका देते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सीधा सीधा बर्न करने यानी फूकने यानी जलाने वाला अमल होता है। तो मान लीजिए कुछ भी काम हो रहा था, कोई सर्जरी वर्जरी हो रही थी छोटी मोटी, तो उसमें जो है कहीं जो है काउटरी का इस्तेमाल हो गया, कहीं जो है वो जल फूक गया, तो उस तरीके से काउटरी से ही जल फूक गया, या किसी और चीज से गर्म चीज कोई लग गई, उससे जो है रास्ता बंद हो गया, तो उसको काउटराइजेशन बोलते हैं। अब रेडियोथेरेपी यानी कि कहीं पे जो है इस तरह का हुआ, कहीं भयानक खतरनाक किस्म की रेडिएशन होती है, ठीक है। एक्सरे भी एक खतरनाक रेडिएशन है, लेकिन एक्सरे से भी खतरनाक खतरनाक रेडिएशन हैं, ठीक है। तो वो उसकी चपेट में कोई महिला आई और उसको क्या हुआ, और किसी वजह से जो है वेजाइना और यूट्रस के रास्ता बंद हो गया, तो उसको रेडियोथेरेपी की वजह से माना जाएगा, यानी कि हार्मफुल रेडिएशन यानी कि कुछ रेज के संपर्क में आने के बाद इस तरह हो गया। अभी हमारा पूरा हो जाता है, अब पढ़ेंगे ओलिगो मिनूरिया। एक चीज होती है ओलिगो सर यूरिया, एक चीज होती है ओलिगो यूरिया। ओलिगो यूरिया हम पढ़ चुके हैं, ओलिगो यूरिया कहते हैं जिसमें पेशाब कम आए। ओलिगो रेडियोथेरेपी होगा। अब किल्लत तम्स पढ़ते हैं। देखिए एक चीज होती है ओलिगो यूरिया यानी कि पेशाब का कम आना, पेशाब का कम होना, ठीक है। एक होती है ओलिगो मेनोरिया यानी कि महीनों का कम होना, ठीक है भाई। ठीक, जी जी जी। जब तम्स यानी कि मेंसिस पीरियड 35 दिन या उससे ज्यादा हो जाए, उससे ज्यादा हो जाए तो उसे किल्लत तम्स यानी ओलिगोमिनूरिया कहते हैं, ठीक है। जब 35 दिन तक पहुंच जाए, यानी कि नॉर्मली जो है 21 डेज, 26 7 डेज पे जो है हर एक महिला को जो है मेंसेस आ जाते हैं। कई महिलाओं को तो इतना मतलब इतना सही होता है मेंसेस का जो पीरियड होता है कि उनका बिल्कुल एग्जैक्ट डेट पा जाता है, बिल्कुल एकदम फिक्स डेट पा जाता है। लेकिन कई लोग, कई महिलाओं को क्या होता है 21 दिन के बाद आ गया, 22 दिन, 23 दिन, 24 दिन, मतलब दो एक दो दिन ऊपर नीचे चला जाता है, वो भी सही है, उसमें भी कोई बुराई नहीं है, ठीक है। लेकिन ये है कि 21 डेज जो है 21 डेज से पहले ना आए, ठीक है। 21 डेज के बाद जो है वो 26 27 28 दिन पे आ जाए, एक महीने में आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड जो है ये 35 दिन से ऊपर आने लग जाए, 35 दिन में, तो ओलिगोमिनूरिया कहलाता है। अब इसकी काउज यानी इसकी वजह क्या क्या है। हार्मोन का कम या ज्यादा सिक्रीशन होना यानी कि एंडोक्राइन डिसफंक्शन, हार्मोन का कम या ज्यादा आना। हार्मोन जो है एक्चुअली एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलीज होते हैं, ठीक है। इंसान के जिस्म में दो तरह की ग्लैंड होती है, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनसे हार्मोन रिलीज होते हैं, और हार्मोन जो है डायरेक्ट ब्लड में रिलीज होते हैं। अब खून के अंदर छूट जाता है हार्मोन, अब जहां उसे काम करना होता है, क्योंकि ब्लड पूरी बॉडी में घूम रहा है, तो वहां जाकर के जो हार्मोन अपना काम करेगा और उस चीज को एक्टिवेट कर देगा। अब होता क्या है, हार्मोन का कम या ज्यादा सिक्रीशन होना, यानी कि खून के अंदर कोई ग्लैंड, मान लीजिए थायराइड ही है, वो जो है खून के अंदर कम थायरोक्सिन या ज्यादा थायरोक्सिन छोड़ रही है, तो उससे क्या होता है, उससे भी इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है, किस तरह की, ओलिगोमिनूरिया जैसी। अब निजाम सर जिस्म में बिगाड़ यानी कि खराब, निजाम जिस्म में बिगाड़ यानी कि खराब, यानी कि सिस्टम एक डिसऑर्डर ही खराब हो जाए। देखिए इंसान के जिस्म में जो 10 11 सिस्टम्स हैं, जैसे खाने वाला डाइजेस्टिव, ठीक है, सांस लेने वाला रेस्पिरेटरी, खून वाला ब्लड सर्कुलेटरी, ठीक है, दिमाग से सोचने वाला ठंडा गर्म महसूस करने वाला नर्वस सिस्टम। तो इनमें किस सिस्टम्स के अंदर अगर गड़बड़ी आ जाए, जो अपना काम सही से ना करें, किसी भी सिस्टम के अंदर गड़बड़ी आती है, तो बाकी सिस्टम भी उससे जो है प्रभावित होते हैं, उससे कहीं ना कहीं मुतासिर होते हैं, ठीक है। तो इस तरह जो है इसमें जो अगर महीना कम आने लग जाता है तो उसको किल्लत तम्स बोलते हैं, ठीक है। अब दौरान बलूगत, ड्यूरिंग एडोलेसेंस, और जब ड्यूरिंग एडोलेसेंस यानी कि जब कोई बच्ची पहली बार, जिसको महीने महीने आते हैं और उसको महीने शुरू होते हैं, जो अभी अभी बालिग हुई है बच्ची, तो शुरू शुरू में जो है एकदम उसकी
सेटिंग नहीं बैठती महीनों की। कहीं ऐसा नहीं है कि बच्चे अभी आज से बालिग हुई और हर महीने फिर उसको महीने टू महीने आएंगे। तो थोड़ा सा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये भी एक लाइन में आने में, एक रिदिम में आने में थोड़ा टाइम ले लेता है कई बार। ठीक है। सिन्नियास से पहले, बिफोर मिनोपॉज, जब किसी महिला के, किसी औरत के महीने जो है गायब होते हैं, बाद में जाकर के भाग जाते हैं, महीने आने बंद हो जाते हैं, तो उससे पहले क्या होता है, कुछ महिलाओं के तो ऐसे होते हैं कि 45 साल तक आए, अचानक एकदम बंद हो गए, उसके बाद नहीं आए। ठीक है। कुछ के क्या हुए, 50 साल, 50, 51, सॉरी, 45, 46, 47, 48, 49, 50, किसी भी उम्र पे आके अचानक बंद हुए और हो गए। ठीक है। कुछ का 50 पे आकर के, मतलब 45 और 50 के बीच में कहीं पर भी जो है महीने आने बंद हुए और बस हो गए। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महीने बंद होने से पहले 2-2 महीने में आने लग गए, 1.5-1.5 महीने में आने लग गए, 2.5-2.5 महीने में आने लग गए। मतलब महीने बंद होने से पहले महीनों के सिस्टम में बिगाड़ आ जाता है। ठीक है। उसको हम फ्लशिंग बोल पहले पढ़ भी चुके हैं, मिनोपॉज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो कई बार जो ओलिगोमिनूरिया होता है वो मिनोपॉज यानी कि महीने खत्म होने से पहले भी होता है। ठीक है। एक चीज होता है ल्यूकोरिया, जिसको आम जबान में कह देते हैं कमर कटना। ठीक है। उसकी वजह से भी हो जाता है। एक चीज होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि इल्तहाब, यानी कि कहीं पे भी जो है यूट्रस में, सर्विक्स में, फेलोपियन ट्यूब में, ओवरी में, किसी भी जगह अगर इन्फ्लामेशन है, सूजन है, वर्म है, और वर्म की सारी कंडीशंस हैं, तो वहां भी जो है ओलिगोमिनूरिया हो सकता है। खून गाढ़ा हो जाए, सौदा सफरा, ये एक यूनानी पॉइंट है। सौदा सफरा जो है, मतलब खून अगर गाढ़ापन आ गया है, तो फिर क्या होगा, उससे भी जो है ओलिगोमिनूरिया यानी कि किल्लत तम्स पैदा हो सकता है। स्टिनोसिस ऑफ सर्विक्स, यानी कि तजीक फम में रहम, तजीक कहते हैं टफ हो जाना, टफ होना, या सिकुड़ जाना, या तंग हो जाना, तजीक बोलते हैं यूनानी में। इसको बोलते हैं स्टीनोसिस ऑफ सर्विक्स। ठीक है। अब अगला पॉइंट है एनीमिया एंड जनरल डिसेबिलिटी, यानी कि किसी किसी फीमेल में एनीमिया है, खून की कमी है, या आम जिस्मानी कमजोरी। एक तो एनीमिया है, सिर्फ खून खून की कमी है, बाकी जो है तंदुरुस्त है। लेकिन एक क्या है कि आम आम कमजोरी है, पूरी की पूरी ही, मतलब उसके अंदर वो पूरी की पूरी ही जो एक महिला है वो कमजोर है, तो उसमें भी ओलिगोमिनोरिया, चूंकि कमजोर है तो कमजोर में भी जो है ये कमी आएंगे। लास्ट पीरियड ऑफ लैक्टेशन, जिस टाइम पे एक महिला, एक फीमेल दूध पिला रही हो अपने बच्चे को, तो जब दूध छूटने का टाइम आता है, जब दूध छूटने से का टाइम आता है, तो उस टाइम भी कई बार इस तरह देखने को मिलता है कि ओलिगोमिनूरिया यानी कि महीने जो है वो मतलब कम कम आने लग जाते हैं, जब जिस टाइम दूध पिलाने के आखिरी दिन या दूध छुड़ाने से पहले, वो एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है। तो उसमें ये सब चीजें होती हैं। अब हाइपोमिनूरिया यानी कि तहते तम्स। ठीक है। तम्स यानी कि मेंसिस का कम, यानी कि मिकदार, मात्रा में सिर्फ 2 दिन आना हाइपोमेनूरिया, हाइपोमेनूरिया या तहते तम्स कहलाता है। ठीक है। अगर सिर्फ 2 दिन आए, मतलब नॉर्मली कितना आना चाहिए, 3 to 7 डेज आना चाहिए, 3 से 7 दिन आना चाहिए। लेकिन अगर किसी औरत को, किसी महिला को मैं सिर्फ ओनली 2 डेज लग जाए, तो उसको कहेंगे हाइपोमेनोरिया यानी कि तहते तम्स। इनकी यूनानी टर्मिनोलॉजी भी थोड़ा सा अपने अपने हिसाब से आप लोग ध्यान रखना। अब कॉज, यानी कि इसकी वजह क्या है, क्यों ऐसा होता है, असबाब क्या क्या है। नंबर एक, यूटेराइन सेंचाई यानी कि चिपका हुआ रहम, अगर बच्चेदानी चिपकी हुई है। ठीक है। एंडोमेट्रियम ट्यूबरकुलोसिस, देखो, एंडोमेट्रियम जो है बच्चेदानी की जो सबसे अंदरूनी दीवार है, उसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं। यहाँ पे एंडोमेट्रियम का मतलब यूट्रस ही है, बच्चेदानी ही है। ठीक है। तो एंडोमेट्रियम मैट्रियम मैट्रियल ट्यूबरकुलोसिस, यानी कि बच्चेदानी में टीबी हो, तो उसकी वजह से हो सकता है। मैंने बताया था टीबी इंसान के किसी भी जिस्म के हिस्से में हो सकती है। हार्मोनल डिसबैलेंस, यानी कि जैसे थायराइड, यानी कि हार्मोन जो है वो कम या ज्यादा हो जाए, जैसे कि थायराइड के कम या ज्यादा होने से जो महीने जो है वो कम या ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हैं। अब क्या होता है, माल न्यूट्रिशन, यानी कि महिला को जो है किसी वजह से जो है खाना पीना मुकम्मल नहीं मिल रहा है, पूरा पोषण नहीं मिल रहा है, जितने खाद्य पदार्थों को उसकी आवश्यकता है, उसकी जरूरत है, उसकी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल रहा है, उसकी जरूरतें पूरी नहीं हो रही है, तो उसमें भी क्या है, तहते तम्स यानी कि हाइपोमेनोरिया यानी कि महीने कम आ सकते हैं। ठीक है। अब एक चीज होती है पोलीमिनोरिया या एपीमिनोरिया या तादद तम्स, ये यूनानी है। तम्स यानी खून का ज्यादा मिकदार में खारिज बाहर आना, तादद तम्स या पेलोमिनूरिया या एपीमिनूरिया कहलाता है। लेकिन इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल अपने सही पीरियड से आता है। ठीक है। अगर मेंस्ट्रुअल पीरियड का टाइम 21 दिन से कम हो जाए, ठीक है, अगर मेंस्ट्रुअल 21 दिन से कम हो जाए तो पोलीमिनूरिया कहलाता है, और अगर ये खून मिकदार में कम हो जाए तो एपीमिनूरिया कहलाता है।
इसमें थोड़ा सा मुझे चेंज करना है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हुई थी शुरू में। इसको जो है आप पहली लाइन को काट ही दो, ये मुझे दोबारा भेजनी पड़ेगी क्योंकि इसमें ये गलत हो गया है। ठीक, इसमें एक काम करो, इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कम हो जाए क्या कहलाता है, और अगर ये खून मिकदार में कम हो जाए तो देखो, अगर महीना जो है 21 दिन से पहले आ रहा है, ठीक है, 21 दिन से पहले आ रहा है तो पोलीमिनूरिया। अगर महीना 21 दिन से पहले आ रहा है तो पोलीमिनूरिया। और अगर ये खून मिकदार में कम आ रहा है तो एपीमिनूरिया। 21 दिन जो है एक नॉर्मल 21 दिन जो है एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, एक नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन टाइम होता है। महीनों का एक नॉर्मल टाइम होता है 21 दिन। ठीक है, कम से कम 21 दिन, 21 दिन से पहले नॉर्मल नहीं होता। तो अगर ये 21 दिन से पहले आ जाए तो पोलिमिनोरिया कहलाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये मिकदार में ही कम आए, यानी कि क्वांटिटी में ही कम आए, तो इसको फिर एपिमिनोरिया कहेंगे। ये मैं पीडीएफ आपको दोबारा सेंड कर दूंगा, यहीं कहीं ऊपर की दो चार लाइन जो है वो मैंने काटी है। ठीक है, करेक्शन किया है थोड़ा सा इसमें, एक करेक्शन मैंने हल्का छोटा सा पहले भी किया था, वो करेक्शन मैंने आपके पास जो है, उसमें तो कुछ नहीं था, इसमें करेक्शन है हल्का सा। लेकिन जो करेक्शन है वो मैंने काट दिया, वो मैंने पढ़ा भी नहीं है, मैं पढ़ भी उसी को रहा हूँ जो कि काटने के बाद। ठीक है, जो एक लाइन इसमें लिखी हुई थी वो काटने के बाद, यानी कि जो सही है मैं उसी को पढ़ रहा हूँ। सही क्या है, 21 दिन से कम, 21 दिन से कम हो जाए, यानी कि 21 दिन से पहले अगर महीना आना जाए तो पोलिमिनूरिया। और अगर मिकदार यानी कि मात्रा यानी कि क्वांटिटी में कम हो जाए तो क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं एपिमिनूरिया। इसको याद रखना है। ऊपर की जो दो दो तीन लाइन थी वो मैंने काट दी है, इसको पीडीएफ को मैं दोबारा सेंड कर दूंगा आपको। ठीक है, क्योंकि इसमें 3 लाइन जो है वो दूसरे पॉइंट की लिखी गई थी, तो वो होता, वो मैंने पढ़ा नहीं है, वो मैंने पढ़ा नहीं है। आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर बाद में भी इस वीडियो को सुन सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, मैंने वही पढ़ा है जो कि आपको पढ़ना है। जो 2 लाइन दूसरे पॉइंट की लिखी गई थी वो मैंने काट दिया और वो मैंने बोली भी नहीं। ठीक है जी। सर ये क्या असबाब है यानी कि, सर जी? जी इक्कीस पूछिए। दिन से कम हो जाए इसको क्या कहें सर, ये पोलियो? पोलीमिनूरिया, पोलीमिनूरिया यानी कि 21 दिन से पहले महीना देखो, महीना आया फिर 15 दिन के बाद महीना आ गया, उसमें उसको बोलते हैं। ठीक है सर। ठीक है भाई। जी जी। जी, कुछ और मतलब प्रॉब्लम हो, नहीं नहीं। प्रॉब्लम सर मतलब कुछ मेरा और एक समझ में ना आ रहा हो, पूछ सर, सकते हैं आप जी। मेरा कट गया था अभी, कॉल मैं ट्राई कर रही थी तो अभी अभी लगा है। हम्म। और किसी का जैसे अभी एज तकरीबन मान ले 21-22 साल की हो लड़की की, हम्म। और उसको पहले जैसे उसका पीरियड का जो टाइम था वो बिल्कुल सही था, बाद में चल के वो अगर गड़बड़ हो जाए, जैसे मंथली 25 दिन अगर हो, 22 दिन 25 दिन, तो ये क्या रीजन हो सकता है ऐसा? 24-25 दिन तो ठीक है। आने का पूरा टाइम वो। इसमें रीजन की वाली क्या बात है? अरे भाई, कोई मान लीजिए इंसान को भूख लग रही है, वो खाना खा रहा है, अब तुम पूछो कि वो खाना क्यों खा रहा है, इसका रीजन क्या है? भाई भूख लग रही है, यही तो रीजन है। देखिए मेरी बात सुनिए आप। अरे भाई, 21 दिन के बाद, जब मतलब 21 दिन के बाद महीने आ रहे हैं तो नॉर्मल आ रहे हैं, उसमें रीजन वाली नहीं क्या बात होगी नहीं, उसमें तो। हम्म। वो बात नहीं है, जैसे उसका हम्म। 1 हफ्ते का जो टाइम है ना वो सही है, बाकी टाइम पूरा गड़बड़ है। मतलब मैं समझा नहीं हूँ आप क्या पूछना चाह रही हैं। जैसे जो ब्लीडिंग आने का जो टाइम है ना वो पूरा, कभी 22 दिन हो रहा है, पूरा 22 दिन आते रहता है, कभी हम्म। पूरे 25 दिन तक हो जा रहा है, 24 दिन हम्म। 25 दिन 22 दिन, यही इसका इसका ये कोई रीजन गड़बड़ नहीं है। है, इसका कोई कारण नहीं है, ये नॉर्मल चीज है। ठीक है, सर 22 दिन ये भी कह रहे नॉर्मल हैं है, चौबीस लगातार दिन भी ना, पीरियड 25 आ दिन भी ही नॉर्मल रहे है। हैं, 20 से 25 दिन लगातार पीरियड आ रहे हैं, इनका कहने का मतलब ये है। जी अच्छा, बीस जी दिन सर। 20 दिन 25 दिन वो अगर रेगुलर कंटिन्यू आ रहे बताया हैं, था। लगातार। उसकी बहुत हाँ। सारी वजह हो सकती हैं। उसके लिए सारी इन्वेस्टिगेशन होंगी, मरीज की हिस्ट्री ली जाएगी, मरीज को पूछा जाएगा तो फिर मरीज बताएगा। ठीक है, क्या सिचुएशन हैं उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ होगा। ठीक है, उसका बहुत सारी वजह हो सकती हैं, उसको एबॉर्शन वेबॉर्शन बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, सर अलग अलग मेरी कंडीशन में होता है। देखिए फिलहाल जो है, मेरी बात सुनिए, फिलहाल आप इस लेसन से संबंधित कुछ भी पूछिए। सर मेरी क्वेरी है कि सर इसमें जो आपने पॉलीमेनोरिया बताया है, जो कि हाँ, 21 दिन के पहले वाला है, ये सही होगा या एपिमेनोरिया जो कि क्वांटिटी में कम है? तो देखिए अगर मैंने इसमें 3-4 लाइन काट दी हैं। हाँ। मैंने इसमें 3-4 लाइन काट दी हैं, वो एक्चुअली दूसरे पॉइंट की थी, वो मैंने काट दी हैं। इस पीडीएफ को मैं दोबारा भेज दूंगा, मैं जो पढ़ रहा हूँ आप उसको समझ लीजिए। ठीक है। नहीं, वो कहने का मतलब है कि इन दोनों में एक लेडीज के लिए क्या सही रहेगा, पॉलीमेनोरिया या एपिमेनोरिया, बस इतना ही।
दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है। अच्छा ठीक, थैंक यू सर। दोनों एबनॉर्मल कंडीशन है, ठीक है। और आप लोगों से मेरा मेरा एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज आप लोग जो है कि क्लास के बीच में क्लास से संबंधित ही सवाल क्या करें, ठीक है। कोई और डिस्कशन ना क्या करें, जैसे कि मान लीजिए आप किसी और महिला के बारे में क्योंकि पूरा का पूरा क्लास जो है वो एक तरीके से हैंग हो जाती है, सबके सब जो है मतलब एक तरीके से रुक के बैठ जाते हैं, और इतना टाइम नहीं है। कई स्टूडेंट के पास जो है मतलब वो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इसे करें, फिर कुछ दूसरा काम करें इसको पढ़ने के बाद। तो प्लीज आप इसके अलावा आपको जो भी क्लास के बीच में पूछना है वो क्लास से संबंधित पूछें, ठीक है। किसी पेशेंट वेशेंट के बारे में अगर आपको डिस्कशन करना है, आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर आप सभी के पास है। प्लीज क्लास के बीच में जो है कोई पेशेंट वेशेंट के बारे में डिस्कस ना करें, क्योंकि मैं अपनी वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं तो आपके साथ जो है 2 घंटे तक डिस्कशन करने के लिए तैयार हूं, मेरी नॉलेज बढ़ेगी। मैं बाकी बच्चों के लिए बोल रहा हूं, बाकी स्टूडेंट जो बाकी नर्सिस हैं, भाई पता नहीं अपने घरेलू बहुत सारी वजह जिम्मेदारियां होती हैं, आप इधर उधर की बातें ना किया करें प्लीज। क्लास और लेक्चर से संबंधित ही उस टाइम उससे संबंधित आप कुछ भी पूछे, आपको फुल अथॉरिटी है, मैं मना नहीं करूंगा। कितनी बार मुझे टोका टोकी करें, मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन प्लीज इधर उधर की बातें बीच में ना करें। बाद में मैं आपको टाइम दूंगा क्लास पूरी होने के बाद, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, ठीक है। तो आगे पढ़ें। जी सर। जी सर। असबाब यानी कि इसकी वजह क्या होती है, इसकी वजह क्या होती है, हार्मोनल एंडोक्राइन डिसफंक्शन, ठीक है। यानी कि हार्मोन्स जो हैं वो डिसबैलेंस हो जाएं। साइकोलॉजिकल डिस्टरबेंस यानी कि कोई महिला मानसिक रूप से बहुत ज्यादा दबाव में है, परेशान है, तो उसको जो है पोलिमिनूरिया हो सकता है, या माल न्यूट्रिशन यानी कि खान पीन पोषण जो है अच्छा नहीं है, तो उसकी वजह से हो सकता है। पेल्विक डिसऑर्डर्स की वजह से भी हो सकता है। पेल्विक डिसऑर्डर यानी कि इन्फ्लामेटरी डिजीज, क्रोनिक यानी कि पेल्विक डिसऑर्डर्स, यानी कि जो पेल्विक है, जो आना है, पेल्विक आना है, तो जो मतलब उसमें जो है मतलब कहीं पे भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कहीं पे भी जो महिला के जननांग है उनमें कहीं पे भी जो है इन्फ्लामेटरी कंडीशन यानी कि सूजन आ जाए, इन्फ्लामेशन के जो भी साइन जो भी निशानियां हैं वो होने लग जाएं, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अब चॉकलेट सिस्ट ऑफ द ओवरी भी हो सकता है। अलामात, अलामात बोलते हैं साइन एंड सिम्टम को, यानी कि निशानियों को। पोलिमिनूरिया किसी भी औरत को कभी भी मेंस्ट्रुअल लाइफ में हो सकती है, ठीक है। पहली बात, मीनोपॉज से पहले हो सकती है, यानी कि जब महीने जा रहे हों, महीने पूरे हो रहे हों। अब किसी महिला की उम्र जो है, किसी फीमेल की जो एज है वो 45 या 45 to 50 के बीच में है, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है, ये मीनो इस तरह की सिचुएशन यानी कि पोलिमिनोरिया देखने में मिल सकती है। एबॉर्शन से पहले भी इस तरह की सिचुएशन मिल सकती है। मान लीजिए किसी महिला को जो है प्रेगनेंसी ठहरी थी, उसे पता ही नहीं चला, प्रेगनेंसी ठहरने के बाद जो है वो किसी तरीके से जो है मिस हो गई, ठीक है, एबॉर्ट हो गया, तो उसे पता भी नहीं चला कि तुझे जो है प्रेगनेंसी ठहरी थी, तूने कंसीव किया था। अब जब उसे यही नहीं बेचारी को पता कि तुझे कंसीव किया था, तो उसे एबॉर्शन का भी नहीं पता लगेगा। तो उसको जो है क्या हुआ, मान लीजिए उसको 15-16 दिन की प्रेगनेंसी थी, वो खराब हो गई, खराब होकर उसको महीने दिखने लगे, तो वो महीने है ही नहीं, वो तो एबॉर्शन है, ठीक है। तो लेकिन उसको पोलीमिनूरिया ही कहेंगे, यानी कि चूंकि वो 21 दिन से पहले ब्लड आ रहा है, उसको पोलीमिनूरिया ही कहेंगे। अब डिलीवरी यानी विलादत के बाद, ठीक है, डिलीवरी के बाद भी इस तरह होता है। अब मेनोरेजिया, ठीक है, एक नया पॉइंट है, कसरत तम्स इसका नाम है। औरतों को अपने मेंसिस से हटकर ज्यादा खून आए तो उसको कसरत तम्स कहलाता है। यानी कि जितना ब्लड आना चाहिए, अगर उससे ज्यादा ब्लड आने लग जाए, जितना ब्लड आना चाहिए अगर उससे ज्यादा ब्लड आने लग जाए, तो उसको कसरत तम्स कहेंगे। इसको मेनोरेजिया बोलते हैं इंग्लिश में। खून हैज यानी कि मेंसिस की मिकदार 80 या 100 ml से ज्यादा हो जाए, 80 या 100 ml से ज्यादा हो जाए, और मुद्दत जो है वो 8 दिन या उससे ज्यादा हो जाए, तो उसको कसरत तम्स कहते हैं। मान लीजिए किसी महिला को नॉर्मल पीरियड टाइम कितना है, 3 से 7 दिन, लेकिन जो है 8 दिन तक लगातार आ ही रहे, और 8 दिन के बाद भी आ रहे, तो ठीक है, वो मेनोरेजिया होगा। या क्या हुआ, आए तो 3 ही दिन या 4 ही दिन, लेकिन ब्लड बहुत ज्यादा बह गया, ठीक है, 80 से 100 ml तक बह गया, तो दोनों कंडीशन जो है मेनोरेजिया है, ठीक है। या तो मात्रा बढ़ जाए, 80 से 100 ml हो जाए, या तो मात्रा बढ़ जाए, या फिर टाइम पीरियड बढ़ जाए। टाइम पीरियड यानी कि 3 to 7 डेज जो एक नॉर्मल पीरियड है, 8 दिन तक पहुंच जाए या 8 दिन से आगे पहुंच जाए, दोनों कंडीशन क्या है, मेनोरेजिया है। अब पेल्विक काउज, इसके लिए पेल्विक काउज हो सकते हैं, यानी कि जननांग में होने वाली प्रॉब्लम की वजह से अगर ये समस्या उत्पन्न या पैदा हो रही है तो, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, यूट्राइन फाइब्रॉइड। देखिए यूट्राइन फाइब्रॉइड जो है रहमी लेफी सुरात, ये यूनानी में इसके लिए लफ्ज है,
ठीक है। रहमी, लेफी, सुलात। रहमी कहते हैं बच्चेदानी को, लेफी कहते हैं ठीक है जो कि फाइब्रॉइड को, और ठीक है, और सुलात कहते हैं रसोली को, यानी कि ऐसी रसोली जो बच्चेदानी में हो और जो फाइब्रॉइड यानी कि मांस की बनी हुई हो। ठीक है। अब मांस की रसोली बोलते हैं आम जबान में, आम जबान में बोलते हैं मांस की रसोली किसको? यूट्राइन फाइब्रॉइड को। आप अल्ट्रासाउंड अगर किसी का देख रहे हैं और उसमें फाइब्रॉइड या यूट्राइन फाइब्रॉइड आ रहा है तो आप उसे कहेंगे कि आपको जो है मांस की रसोली है। ठीक है। पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज यानी कि महिला के जननांग में इन्फ्लामेशन होना, सूजन होना, वर्म होना। क्रोनिक सेल्पिंजो ऊफ्राइटिस। सेल्पिंजो, सेल्पिंजो यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब, यानी कि फेलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन होना। ऊफ्राइटिस यानी कि इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। ठीक है। तो वो कोई बहुत ही क्रोनिक यानी कि पुराना कोई फेलोपियन ट्यूब में इन्फ्लामेशन हो या ओवरी में इन्फ्लामेशन हो तो उसकी वजह से क्या हो सकता है? मेनोरेजिया हो सकता है। अब ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, एंडोमेट्राइटिस, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी में की जो अंदर अंदर की जो लेयर है उसके अंदर कोई ट्यूबरकुलर इन्फेक्शन है, यानी कि उसके अंदर टीबी का जो कीटाणु होता है, जो बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई बोलते हैं, वो है। अब पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस एक एक कंडीशन होती है, जरा गौर फरमाए सबके सब, मेरी रिक्वेस्ट है। एंडोमेट्रियोसिस जो अंदर की दीवार है, जो अंदर की दीवार होती है बच्चेदानी की, उसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम। जो उससे उससे पीछे वाली होती है उसको मायोमेट्रियम बोलते हैं। कई बार क्या होता है, जो एंडोमेट्रियम होती है, एंडोमेट्रियम जिन टिश्यू जिन सेल से बनी होती है वो मायोमेट्रियम में कहीं 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 अंदर वाली तह में होते हैं। ये कंडीशन बड़ी अजीब है, इसके अंदर दर्द वर्द बहुत ज्यादा होता है, मेंसेस जो पेनफुल आते हैं और बहुत खतरनाक पेन होता है, बहुत ज्यादा, कई बार तो दौरे तक पड़ जाते हैं। और इसमें जो है इरेगुलर मेंसेस आना यानी कि कम आना, ज्यादा आना, ये बड़ी अजीब सिचुएशंस होती है। जिस अगर ये किसी कुंवारी को बच्ची को होती है तो इसमें जो है एमएस गायनेकोलॉजिस्ट बोलती हैं आप जल्दी शादी करके माँ बन जाइए, क्योंकि इसमें फिर अगर कुछ दिनों के बाद जो है माँ बनने की कैपेसिटी भी नहीं रहती। और कुछ दिनों के बाद इसका एक ही ट्रीटमेंट बचता है कि किसी तरीके से जो है उसकी हिस्टेक्टोमी कर दी जाए, यानी पूरी बच्चेदानी निकाल दी जाए। तो अगर किसी महिला के, किसी औरत के, मान लीजिए कवारी है, किसी का एमएस एमएस गायनी के गई और उसका लगा एंडोमेट्रियोसिस है तो वो फौरन बोलती है भाई, साथ वालों को बोल देगी अगर माँ या कोई भी वो है, आप अपनी बच्ची की जल्दी शादी कर दीजिए, इसको एंडोमेट्रियोसिस है। ठीक है। एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है? जो एंडोमेट्रियम है, जो उसकी लेयर है, जो उसकी सतह है, उस सतह के जो टिश्यूज हैं, जो सेल्स हैं, ठीक है, वो जो है वो अंदर तो वो है ही है, साथ में जो मायोमेट्रियम उसके पीछे वाली लेयर है उसमें भी कहीं 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 होते हैं। बड़ी पेनफुल कंडीशन में होती है, रुला देती है, इतना दर्द होता है जब महीने होते हैं। ठीक है जी। और इसकी कंडीशन यही होती है, बच्चे की जल्दी शादी कर देनी चाहिए, नहीं तो फिर वो माँ बनने की कैपेसिटी भी उसके अंदर नहीं होती। इसको बोलते हैं एंडोमेट्रियोसिस। ठीक है। कार्सिनोमा ऑफ द एंडोमेट्रियम, कार्सिनोमा बोलते हैं कैंसर को। ठीक है। कार्सिनोमा कैंसर को बोलते हैं, यानी कि एंडोमेट्रियम यानी कि बच्चेदानी में कैंसर होना। एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया, हाइपरप्लाजिया यानी कि इसको भी एक तरीके से हाइपरप्लाजिया भी कैंसर को ही बोलते हैं, लेकिन हाइपरप्लाजिया जो है नॉन कैंसरस भी हो सकता है। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि कोई चीज बढ़ गई है अंदर, हाइपरप्लाजिया मतलब सेल्स का नंबर ऑफ सेल्स बढ़ना, सेल्स का नंबर बढ़ जाना। ठीक है। क्योंकि होता क्या है इंसान की बॉडी में, जो पुराने सेल्स हैं वो खत्म होते रहते हैं, नहीं बनते रहते हैं, लेकिन अगर इंसान के अंदर पुराने सेल्स जो हैं वो खत्म ना हो बल्कि नए बनने शुरू हो जाए तो ओवर ग्रोथ हो जाएगी, यानी कि नई चीज बन जाएगी। तो आप ऐसे समझ लीजिए हाइपरप्लेजिया जो है नॉन कैंसरस भी हो सकता है, कैंसरस भी हो सकता है। ठीक है। एंडोमेट्रियल पोलिप यानी कि अंदर जो है कोई पोलिप यानी कि कोई भी कुछ भी बन जाए। ओवेरियन ट्यूमर, ट्यूमर बोलते हैं रसोली को, यानी कि ओवरी में जो है रसोली हो। यूट्राइन मालफॉर्मेशन यानी कि यूट्रस जो है मालफॉर्मेशन यानी कि यूट्रस कमजोर हो, उन सब। ठीक है। और एक होते हैं आईयूसीटी, इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव, आईयूसीडी कॉन्ट्रा डिवाइस। ठीक है। आईयूसीडी है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि किसी महिला औरत यानी फीमेल के अंदर जो है बच्चेदानी में क्या है, उसने आईयूसीडी इंट्रा यूट्राइन मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह लगवाई हुई है अंदर। ठीक है। तो उसकी वजह से भी कई बार जो है मेनोरेजिया यानी कि ब्लीडिंग बहुत ज्यादा आ जाती है। अब हार्मोनल एंडोक्राइन डिसऑर्डर यानी कि हार्मोन जो है ऊपर नीचे हो जाए। पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज हो जाए। ठीक है। ओबेसिटी यानी कि मोटापा हो जाए। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपोथायराइडिज्म यानी कि थायराइड का जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए। हाइपरथायराइडिज्म यानी कि जो थायराइड का जो सिक्रीशन है वो बढ़ जाए। ब्लड डिस्क्रीमिया, ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया जो है वो ब्लड कैंसर को बोलते हैं। ठीक है। अब
इमोशनल अपसेट, इमोशनल अपसेट यानी कि अगर कोई महिला जो है बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई है, इमोशनल यानी कि जिसे भावुक बोलते हैं हिंदी में, जिसे भावुक बोलते हैं, बहुत ज्यादा भावुक हो गई है किसी भी मामले में, किसी परेशानी में, किसी भी मतलब उसमें प्रॉब्लम में है, तो वो बहुत ज्यादा भावुक हो गई है, तो उससे भी मेनोरेजिया हो सकता है। अब एक नया पॉइंट शुरू करते हैं, इस्ताहाजा, मेट्रोरेजिया। ठीक है, अय्याम हैज यानी मेंस्ट्रुअल पीरियड के अलावा खून या खून में मिला हुआ लिक्विड यानी रहम यूट्रस से खारिज बाहर निकले निक, तो उसे मेट्रोरेजिया कहते हैं। अय्याम हैज यानी कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के अलावा खून या खून में मिला हुआ लिक्विड या यूट्रस में खारिज होना, उसे मेट्रोरेजिया कहते हैं। अगर ये हालत मेनार्ज से पहले बिफोर प्यूबर्टी पैदा हो या सिन्नेयास मीनोपाउज में पैदा हो तो इसको मेट्रोस्टेटिस कहते हैं। देखिए, महीना जो है वो हर 21 दिन से जो है 28 दिन का पीरियड होता है, 21 से 28 दिन का पीरियड होता है, उसमें जो है कभी भी जो है मेंसेस आ सकते हैं। लेकिन इसके बीच में अगर कभी जो है ब्लड आ जाए यूट्रस से, ठीक है, यूट्रस से कहेंगे ब्लड आ जाए, या ब्लड में मिला हुआ कोई दूसरा लिक्विड, कोई रतूबत, कोई भी फ्लूइड आ जाए, ठीक है, उसको इस्ताहाजा कहेंगे। लेकिन एक शर्त इसमें ये रख दी है, अगर बच्ची को महीने आने शुरू नहीं हुए थे, वो मीनार्च में है अभी, ठीक है, 9 साल की बच्ची है, या एक महिला जिसको महीने आने बंद हो गए हैं, वो मिनोपॉज में पहुंच गई है, 60 साल की कोई औरत है, ठीक है, उसको ये हो जाए, उसको जो है मतलब महीने, उसको जो है यूट्रस से ब्लीडिंग आ जाए, तो उसको मेट्रोस्टेक्सिस कहेंगे। ठीक है, अगर अगर जिसको महीने आ सकते थे, महीने आ सकते थे, जिसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है अभी जो है ओवम रिलीज कर रहा था, तो उसको अगर महीनों के बीच में ब्लड आ जाए तो उसको मेट्रोरेजिया कहेंगे। लेकिन जिसको महीने शुरू नहीं हुए, अभी मिनार्च में नहीं गई, ठीक है, अभी जो है बच्ची बालिग नहीं हुई है, या अभी जो है एक महिला जो है वो जो है उसका उसके ओवम रिलीज जो है, उसको मेंसेस जो है बंद हो गए हैं, उसके बाद अगर उसको जो है मतलब रहम से जो ब्लीडिंग होती है, तो उस ब्लीडिंग को क्या कहेंगे, मेट्रोस्टेक्सिस कहेंगे। ये छोटा सा पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। सर जी पता इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर यूट्राइन ब्लीडिंग, ठीक है, महीनों के बीच में, इंग्लिश ये जो लाइन लिखी हुई है इंटरमेंस्ट्रुअल इरेगुलर ब्लीडिंग, यानी कि इसका मतलब ये है कि महीनों के बीच में ब्लड मिला हुआ लिक्विड आ जाए। जी, कोई कुछ पूछ रहा है? जी, इसकी वजह क्या होता है, कार्सिनोमा ऑफ सर्विक्स, यानी कि सर्विक्स में कैंसर हो जाए, यूट्राइन पोलिप, यूट्रस में कोई चीज बन जाए, ठीक है, कोई भी ऑर्गन बन जाए, कोई मांसपेशी, कोई मांस बन जाए, मांस का कोई मांस का जो है उभार आ जाए, अपने आप ही बन जाए, ठीक है। डिसफंक्शन यूट्राइन हेमरेज, डिसफंक्शन यानी कि यूट्रस के किसी भी फंक्शन के खराब होने की वजह से, जिसके बारे में पता भी ना हो, उसकी वजह से भी हो सकता है। अल्सर ऑफ द सर्विक्स, अल्सर हो जाए, ठीक है। ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस यानी कि सर्विक्स, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी में टीबी हो। एबॉर्शन यानी कि इस्कात हो, एबॉर्शन में भी इस तरीके हो सकता है, अगर बच्चा ठहरा था, बच्चा गिर गया, तो माँ को पता भी नहीं है, ये एग्जाम्पल मैंने पहले भी दिया था। अब दूसरा क्या हुआ, ट्यूबल गेस्टेशन यानी कि फेलोपिन ट्यूब प्रेगनेंसी, ट्यूबल गेस्टेशन किसको कहते हैं, फेलोपिन ट्यूब में प्रेगनेंसी ठहरी थी, ठीक है, तो उसके बाद भी मेट्रोरेजिया हो सकता है। उन कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बोलते हैं गर्भ निरोधी गोलियों को छोड़ने के बाद, ठीक है, कोई महिला है, कोई फीमेल है, कोई औरत है, वो गर्भ निरोधक गोलियों को खा रही थी लगातार, उसने छोड़ दी, तो कई बार छोड़ने के बाद जो है बीच में भी ब्लीडिंग हो जाती है, ठीक है। एक महिला जो थी उसने खा रही थी, ठीक, और खाने के बाद उसने बीच में छोड़ दी, तो हार्मोनल जो है वो डिसबैलेंस हुए और अपना फिर एकदम महीने आ गए, ठीक है, उसकी उसके बाद भी हो जाता है कई बार। सर ये कॉन्ट्रासेप्टिव जीन डिवाइस है, जी निकालने के है बाद, जो कोजेज को। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस निकालने के बाद अगर किसी ने कॉपर टीव, मल्टी लोड वगैरह कुछ भी लगवाया हुआ था, वो निकलवा दिया, तो कई बार उसकी निकलवाने के बाद भी जो है महीनों के बीच में, मान लीजिए उस टाइम महीना नहीं आना था, तो उसके बीच में भी महीना आ जाता है। कोई कुछ पूछ रहा है भाई? जी जो जो क्या कहते हैं, जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी फेलोपियन ट्यूब में ठहरती है, उसको ट्यूबल गेस्टेशन बोल देते हैं। सर जी आज इतना ही पढ़ा दो, 8 पेज नहीं, है। थोड़ा सा रहेगा, इसको पूरा कर लीजिए। देखिए, टाइम ज्यादा नहीं है, आप अपनी नींद को थोड़े त्याग दीजिए, इसको पूरा कर लीजिए। 2-4 पेज हैं आगे, इसको पूरा कर लीजिए, इतना मुश्किल नहीं, 2-4 बार मेरी वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगी। आज इसको कर लो, कल को पीडीएफ करके फिर मुझे मेडिसिन भी लेनी है भाई, टाइम नहीं है प्लीज। बाकी आप सब लोग बताइए भाई, जिस तरह आप जी, आप
हाई बीपी, अगर किसी महिला का जो है वो बीपी हाई होता है तो उसको भी जो है ब्लीडिंग हो सकती है, ल्यूकीमिया यानी कि कैंसर, ब्लड कैंसर। अब इलाज क्या है, कसरत तम्स यानी कि मिनोरेजिया वाला इलाज करें, ठीक है। कसरत तम्स यानी कि मिनोरेजिया वाला। कई बार ये भी सवाल पूछ लेते हैं कि मेट्रोरेजिया में कौन सा इलाज करते हैं, ये सवाल बस इतना ही होता है, मेट्रोरेजिया में यानी कि महीने के बीच में महीना आ जाना, इसमें कौन सा इलाज करते हैं, इसमें कसरत तम्स, ठीक है, कसरत तम्स वाला ही इसमें इलाज करते हैं, यानी कि मेनोरेजिया यानी कि जिसमें महीने ज्यादा आते हैं, इसमें वही वाला इलाज करते हैं, बस इतना ही पूछा जाता है, ठीक है। गंधक आंवला सार 2 ग्राम, गाय का दूध 1 पाव, ठीक है, 10 से 15 दिन खिलाएं। फोफल, तबाशीर, कात सफेद, ठीक है, पोस्त अनार, ये इन सब चीजों का सेवन कराएं, इन सब चीजों को खिलाएं। अब डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, अब तो और बहुत आसान हो गया, छोटे छोटे से पॉइंट है बिल्कुल एकदम, एक एक मिनट के, एक मिनट के पॉइंट, थोड़ा प्रेजेंट रहो आप दिमाग से, मुंह खोल खोल के भैया ना लो प्लीज, थोड़ा सा मतलब कोऑपरेट करो और ये सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। चले भाई, चलें, पढ़ें। पढ़ो सर जी। पढ़िए। जी हाँ, सर। डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग मतलब जो है ब्लीडिंग हो जाए यूट्रस से, जब 2 मेंसेस पीरियड के बीच कोई टाइम फिक्स नहीं रहता, उसको डिसफंक्शन यूट्राइन मतलब कोई टाइम पीरियड नहीं, कभी 10 दिन में, कभी 15 दिन में, कभी 12 दिन में, कभी 28 दिन में, कभी 27 दिन, कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग। इलाज क्या करते हैं, हार्मोनल इलाज करते हैं, क्योंकि हो सकता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो रहे हो, या फिर अगर किसी फाइब्रोइड वाइब्रोइड की वजह से हो रहे हैं तो वहां पे फाइब्रोइड की सर्जरी होगी, यानी कि कोई अगर मांस की रसोली है उसको रिमूव किया जाएगा, या फिर सिस्टमिक इलाज है, अगर भाई मान लीजिए ब्लीडिंग है तो ब्लीडिंग का इलाज कर दो, दर्द है तो दर्द का इलाज कर दो, उस तरीके से ट्रीटमेंट कर दीजिए, ठीक है। टैबलेट एथिनोल एस्ट्राइडोल 0.5 mg 21 दिन तक खिलाए। ये सवाल सन 2022 में एमडी के सवाल में पूछा गया था, ठीक है, कि टैबलेट एथिनिलो एस्ट्राडियोल जो है 0.5 mg कितने दिन खिलाते हैं, ये पूछा था। ये 21 दिन का होता है, जिस तरह माला डी माला एन जो होती हैं वो 21 दिन खिलाई जाती हैं, ये भी 21 दिन खिलाई जाती है, ठीक है। और ये डिसफंक्शन यूट्राइन ब्लीडिंग यानी कि अगर यूट्राइन ब्लीडिंग जो है वो अपसेट हो गई हो, उनको कंट्रोल में करने के लिए होता है। अब पोस्ट मिनोपाउजल ब्लीडिंग, पोस्ट मिनोपाउजल ब्लीडिंग किसको कहते हैं, यानी कि पोस्ट मिनोपाउजल ब्लीडिंग का मतलब ये है, महीने बंद हो गए हैं किसी महिला के, मान लीजिए कंडीशन क्या है, महीने बंद हो गए हैं, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही, तो उसको पढ़ लीजिए। मिनोपाउज होने के बाद अगर वेजाइना से खून आता है तो पोस्ट मिनोपाउजल ब्लीडिंग कहलाता है। यानी कि हुआ क्या है, मीनोपॉज यानी कि महीने आने जो है बंद हो गए हैं, 45-50 साल की उसकी एज हो गई है एक महिला की, उसके बाद भी ब्लीडिंग आ रही है उसके, तो फिर ये किस लिए होता है, सेनाइल एंडोमेट्राइटिस, यानी कि सेनाइल बोलते हैं बुढ़ापे को, एंडोमेट्राइटिस यानी कि बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होना, यानी कि बुढ़ापे में बच्चेदानी के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से पोस्ट मिनोपाउजल ब्लीडिंग हो सकती है। हाइपर प्लास्टिक एंडोमेट्रियम यानी कि हाइपर प्लास्टिक एंडोमेट्रियम यानी कि एंडोमेट्रियम में कोई चीज बन जाए। एट्रोफिक एंडोमेट्रियम यानी कि जो एंडोमेट्रियम है, जो बच्चेदानी की अंदरूनी दीवार है, या बच्चेदानी ही मान लीजिए उसको, उसके अंदर जो है सिकुड़न आ गई है, उसके अंदर किसी कोई चेंज आ गया है, उसकी वजह से ये चीज हो जाए, पोस्ट मिनोपॉजल ब्लीडिंग हो जाए। सैनाइल वेजाइनाइटिस यानी कि बुढ़ापे में वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाए, ठीक है। वेजाइनल कार्सिनोमा, वेजाइना में इन्फेक्शन हो जाए। अब कार्सिनोमा ऑफ एंडोमेट्राइटिस, अब इलाज टोटल हिस्टेक्टोमी होगी, बाइलेटरल सेल्पिंजो उफ्रेक्टोमी होगी। अगर किसी को मेनोपॉज के बाद भी ब्लीडिंग आती है तो उसके अलावा उसका यही इलाज है कि या तो उसका पूरी बच्चेदानी निकाली जाए, या फिर क्या होगा, दो अगर बच्चेदानी छोड़नी है, ठीक है, तो दोनों तरह की, दोनों साइड को क्या करते हैं, बाइलेटरल सेल्पिंजो यानी कि फेलोपियन ट्यूब, और उफ्रेक्टोमी यानी कि दोनों तरफ की ओवरियां और दोनों तरह के उसके नले जो हैं, यानी कि जो फेलोपियन ट्यूब है, फेलोपियन ट्यूब को आम जबान में नले बोल देते हैं, ठीक है, वो जो है वो सर्जरी के बाद निकलेंगे, इसका यही इलाज है। अब वुल्वाइटिस यानी कि इल्तहाब फरज, ठीक है, वुल्वा में इन्फ्लामेशन होना। वुल्वा जो है, जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल हैं उसको वुल्वा बोलते हैं, ठीक है। जो बाहर से दिखने वाले जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, जो अंदर जो दिखने वाले नहीं होते, जैसे कि यूट्रस है, फेलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, वो इंटरनल हुए जो बाहर से दिखने वाले, उनमें जो है इन्फेक्शन हो जाए, इन्फ्लामेशन हो जाए। इस मर्ज में वुल्वा यानी फरज में इन्फ्लामेशन यानी कि इल्तहाब पैदा हो जाता है। खाज भी लग सकती है, खाज को यूनानी में जो है खारिश बोलते हैं, खारिश भी हो सकती है। ये 2 किस्म का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। जो एक्यूट इन्फेक्शन होते हैं उसका टाइम तो होता है थोड़ा, लेकिन उसकी सीवियरिटी बहुत ज्यादा होती है। जो क्रोनिक होती है उसका टाइम तो लंबा होता है, लेकिन सीवियरिटी उसकी कम होती है। अब वुल्वल पुरुराइटिस, पुरुराइटिस बोलते हैं खाज को, ठीक है, हिक्कत, वुल्वल
प्लूराइटिस यानी कि हिक्कतुल फरज, यानी कि फरज में जो है, फरज भी बोल सकते हैं, फुरुज भी बोल सकते हैं, दोनों चल जाते हैं, ठीक है। यानी कि फुरुज में जो है, वुल्वा में जो है क्या हो जाए, खाज हो जाए। फुरुज या फरज या वुल्वा की खारिज, यह वुल्वा के साथ साथ करीबी हिस्से में भी फैल सकती है। मतलब वुल्वा में जो एक्सटर्नल जेनेटाइला है, जो जेनाइटल ट्रैक्ट है वो फीमेल है, उसके साथ साथ जो आसपास के जो ऑर्गन है उसमें भी फैल सकती है। काउजेस की वजह क्या क्या होती है? नंबर एक, मोनीलियल इन्फेक्शन, ठीक है, बालों में इन्फेक्शन हो जाना यानी कि। और नंबर दो था ट्राइकोमोनास से होने वाला खुजली ड्यू टू रेट्रोवेजाइनल फिस्टुला, ठीक है। अब ये चीज है केमिकल इरिटेंट, अनहाइजेनिक कंडीशन। केमिकल इरिटेंट, मान लीजिए कहीं पे जो है उसको केमिकल लग गए हैं, किसी ऐसी जगह गई है जहां पे उसको केमिकल के संपर्क में आ गई है, जैसे कि कुछ महिलाएं जो है वो खेतों में काम करती है, खेतों में जो है बहुत खतरनाक खतरनाक का स्प्रे होते हैं, तो हो सकता है वहां पे आ जाए, या किसी भी तरीके से, ठीक है। अनहाइजेनिक कंडीशन यानी कि साफ सफाई का अगर ध्यान ना रखते हो तो बुलबुल प्राइटिस यानी कि इसमें खुजली हो सकती है। अब इसका इलाज क्या है? सफेदा काशागरी 12 ग्राम, संदल, संदल यूनानी में बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं चंदन, चंदन को यूनानी में संदल बोलते हैं, ठीक है। संदल यानी कि चंदन जो है, रोगन गुल यानी कि रोगन गुल यानी कि गुलाब का तेल हुआ, सफेदी बेजाय मुर्ग, जो अंडे की सफेदी है उसको, और मोम, इनसे जो है क्या करते हैं, मल्लम बना लेते हैं, उस मल्लम को लगाते हैं। ये तो हुआ यूनानी ट्रीटमेंट। इंग्लिश ट्रीटमेंट है, कैलामाइन लोशन लगाते हैं, मेंथोल ऑइंटमेंट 5% लगाते हैं, और सोडा बाई कार्ब 5% का इस्तेमाल करते हैं। ये इंग्लिश ट्रीटमेंट है। सैनाइल वुल्वाइटिस में डाई एंस ट्रोल क्रीम एंटीहिस्टामिन लगाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछ लेते हैं कि सैनाइल वुल्वाइटिस यानी में बुढ़ापे में अगर ऑर्गन्स के अंदर खाज हो रही है, जेनाइटल ऑर्गन्स के अंदर खाज हो रही है, तो उसमें क्या लगाएंगे? उसके अंदर डाई एंस्ट्रॉल क्रीम लगाएंगे। वुल्वल अल्सर, कुरू है फुरुज, यानी क्या है सर वुल्वा जी? के जख्म। क्या वुल्वा, करें? ये क्या है सर जी? वुल्वल अल्सर? वुल्वल अल्सर, अच्छा। अल्सर बोलते हैं जख्म हो जाए, ठीक है, हाँ। पुरु, ठीक है, फुरुज में। इस मर्ज में, फरज या फुरुज में बहुत से छोटे छोटे पुरु या जख्म पैदा हो जाते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं? पुराइटिस वुल्वा, पुरुराइटिस वुल्वा का मतलब ये खाज थी भाई, खाज थी तो खुजा लिया, बहुत ज्यादा खुजा लिया, क्योंकि खाज को खुजाने से जो है आदमी को अच्छा लगता रहता है, जोर लगा खुजा लिया, मान लीजिए नाखून बड़े बड़े थे तो उन्होंने जख्म कर दिए, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। जेनाइटल हर्पीज, हर्पीज एक तरह का वायरल इन्फेक्शन है जो हर्पीज वायरस की वजह से होता है, ठीक है, उसकी वजह से भी वुल्वल अल्सर हो सकते हैं। वेनरल अल्सर, वेनरल अल्सर कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो वेनरल डिजीज होती हैं, ठीक है, जैसे सिफिलिटिक, तो इनकी वजह से भी हो सकता है। हार्ड कांकड़ बोलते हैं इसको, और गुम्मेटस अल्सर बोलते हैं, ये जो है सिफिलिस की वजह से होते हैं। कई बार पूछ लेते हैं जो गुम्मेटस अल्सर है वो कौन सी बीमारी की वजह से होता है, तो वो सिफिलिस की वजह से होता है। इन्वेजन ऑफ द यूट्रस, इन्वेजन ऑफ द यूट्रस कहते हैं यूट्रस का बच्चेदानी से बाहर आना, ये ठीक है। इसको यूनानी में इनकलाबुर रहम भी बोलते हैं, इर्तका से रहम भी बोलते हैं, जल के रहम भी बोलते हैं। इस मर्ज में पूरा रहम, यूट्रस या रहम का कुछ हिस्सा फम में रहम यानी सर्विक्स में आ जाता है। रहम यानी कि यूट्रस यानी कि बच्चेदानी जो है, या तो पूरा का पूरा यूट्रस, या उस यूट्रस का कुछ हिस्सा जो है वो सर्विक्स के जरिए से बाहर आ जाता है। अब इसकी वजह क्या कहना? नंबर एक, परप्यूरल, ये एबोर्शन के बाद होता है। मान लीजिए एबोर्शन में किसी महिला ने बहुत जोर लगा दिया, ठीक है, बहुत ज्यादा जोर लगा दिया, तो जो बच्चेदानी की जो छत होती है, ठीक है, जिसको फंडस बोलते हैं, वो नीचे की तरफ लटक गई, ठीक है। पैथोलॉजिकल, कोई बहुत खतरनाक इन्फेक्शन हुआ था, फोड़ा फुंसी हुआ था उसकी वजह से, या इडियोपैथिक, कुछ नहीं था, बस ये था रब का हुक्म था, हो गया। इडियोपैथिक उसको कहते हैं जिसका कोई कॉज, जिसकी कोई वजह पता ना लगे। अब फर्स्ट स्टेज क्या होती है? इसमें रहम का पलता हुआ हिस्सा, रहम का पलता हुआ हिस्सा सर्विक्स में आ जाता है। आम जबान में बच्चेदानी की छत का लटक जाना, पीवी से इसका पता नहीं चलता, लटका हुआ है ये। इसमें होता क्या है? जो फर्स्ट स्टेज, इसमें रहम का लटका हुआ हिस्सा सर्विक्स में आ जाता है। जो रहम है, जो बच्चेदानी है, बच्चेदानी ऐसे होती है, तो बच्चेदानी की जो छत है, जिसको फंडस बोल देते हैं, फंडस बोल देते हैं, वो लटक जाती है, वो सर्विक्स तक आ गई है। लेकिन लेकिन जो फर्स्ट स्टेज होती है, फर्स्ट स्टेज पता क्या होती है? अगर पीवी से कोई डॉक्टर नहीं चेक करेगी, कोई नर्स चेक करेगी, आप लोग चेक करेंगे, कोई एमएस गायनी चेक करेगी, ठीक है, या कोई भी मतलब रजिस्टर्ड मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर चेक करेगा या नर्स चेक करेगी, तो उसको महसूस नहीं होगा, उसको महसूस नहीं होगा कि सर्विक्स में कोई चीज ऊपर चाहिए। फर्स्ट स्टेज में अगर सर्विक्स मतलब पीवी करी जाएगी, पर वैजाइनल इन्फेक्शन यानी कि उंगलियों से जो चेक करते हैं वो करे जाएंगे, तो महसूस नहीं होगा।
कि सर्विक्स में, बच्चेदानी की गर्दन में कोई चीज आ गई है, महसूस नहीं होगा, ठीक है। यह है हल्का सा लटक जाएगी, वो सर्विक्स तक आ जाएगा जो छत होती है यूट्रस की, लेकिन वो अगर बच्चेदानी में जो है उंगली डाल करके जो परवेजाइनल एग्जामिन करते हैं, पीवी करते हैं, उससे महसूस नहीं होगा। अब सेकंड स्टेज, इसमें यूट्रस का हिस्सा यानी सर्विक्स में आ जाता है, पीवी करने पर महसूस होता है। सेकंड स्टेज है, स्टेज इसलिए बांध है ताकि पता लग जाए भाई कौन सा स्टेज है, फिर कौन से स्टेज में क्या इलाज करना है, ताकि इलाज करने में आसानी हो जाए। सेकंड स्टेज में क्या होता है, महसूस होने लग जाता है, ठीक है। अब थर्ड स्टेज में क्या होता है, ये यूट्रस का पूरा हिस्सा सर्विक्स से निकलकर वेजाइना में आ जाता है, इसमें पीवी करने पर उंगलियां सर्विक्स तक नहीं जा पाती। इस जो तीसरी स्टेज में क्या होता है, बच्चेदानी लटक के जो है वो वेजाइना में आ गई है, सर्विक्स पार करके वेजाइना में आ गई है, ठीक है। वेजाइना में आ गई, इसमें अगर पीवी करेंगे तो पीवी जो है वो सर्विक्स तक नहीं जा पाती, क्योंकि जो है आगे बच्चेदानी जो लटक रही है वो अड़ जाती है, ठीक है। ये तीसरा स्टेज हो गया। चौथी स्टेज क्या है, इस स्टेज में पूरा रहम बाहर आ जाता है, बच्चेदानी पूरी बाहर आ जाती है, और जब कोई महिला कहीं बैठती है तो वहां से वो गीला हो जाता है, और इतना बुरा इन्फेक्शन होता है कि वो जो मुर्दा हिस्सा जो बाहर लगता है वो डेड हो जाता है, मर जाता है एक तरीके से, उसमें गैंग्रीन वैग्रीन हो जाती है। रहने की वजह से यूट्रस का हिस्सा मुर्दा हो जाता है, यानी कि पूरा यूट्रस इसमें बाहर आ जाता है। तीसरी स्टेज में जो है वो जिस्म से, बॉडी से बाहर नहीं निकलता, वो वेजाइना तक तो आ जाता है लेकिन वो बिल्कुल एकदम बाहर नहीं आता। लेकिन चौथे में जो है वो बिल्कुल एकदम वेजाइना से भी बाहर आके एकदम बिल्कुल नीचे आ जाता है, और वो बैठते हुए नीचे लगने लग जाता है। अब इलाज, इलाज क्या है, सिर्फ जर्द है 20 ग्राम, जाफरान मुरमक्की 7-7 ग्राम, नमक लाहौरी थोड़ा। इंग्लिश इलाज क्या है, एंटीबायोटिक है, एनाल्जेसिक है, मल्टीविटामिन देंगे, मल्टीविटामिन देंगे ताकि हिम्मत आ जाए, ताकत आ जाए ज्यादा होने पर, ठीक है। हिस्ट्रेक्टोमी है, मल्टीविटामिन देंगे, मल्टी मिनरल देंगे, ये सब चीजें देंगे। और इलाज क्या है इसका, हिस्ट्रेक्टोमी। जो फर्स्ट स्टेज है, जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है उसका इलाज है उसका जो है मेडिसिनल ट्रीटमेंट है, मेडिसिन से इलाज हो जाएगा। लेकिन थर्ड और फोर्थ स्टेज जो है उसमें हिस्ट्रेक्टोमी होगी, यानी बच्चेदानी निकालनी पड़ेगी। फोर्थ स्टेज में तो 100% होगी, थर्ड स्टेज में भी हिस्ट्रेक्टोमी होगी। या इसमें जो है फिर एक इसका ट्रीटमेंट ये भी होता है, क्योंकि थर्ड स्टेज तो अंदर नहीं जाएगी, क्योंकि थर्ड स्टेज पे जब वो फिंगर को भी अंदर नहीं जाने दे रही, तो सेकंड स्टेज में जो है, सेकंड स्टेज में लग जाएगी, रिंग लगते हैं, छल्ले लगते हैं, छल्ले जो है वो उसमें फंसा देते हैं सर्विक्स में। उसके बाद जो है बच्चेदानी नीचे से रखनी बंद हो जाती है, ठीक है। उससे औरत के जो है 5-7-10 साल खिंच जाते हैं, निकल जाते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर बाहर आ गया तीसरी या चौथी स्टेज, उसके बाद तीसरी स्टेज में ऊपर नहीं जाएगा, वेजाइना में आ गया है, ठीक है, तो उसमें बात बात है, हिस्टेरेक्टोमी यानी बच्चेदानी बाहर निकालनी पड़ेगी। चौथे स्टेज में तो मरीज की जान ही तब बचेगी अगर उसे बाहर निकालेंगे, नहीं तो इन्फेक्शन उसको वैसे जो है खत्म कर देगा, ठीक है। तो तीसरी और चौथी स्टेज में ऑपरेशन होगा, पहली और दूसरी स्टेज में जो है, पहली स्टेज में मेडिसिन से सही, दवाइयों से ही सही हो जाती है, दूसरी स्टेज में जो है वो रिंग विंग लगा देते हैं। अब इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट यानी कि वर्मे शुद्धि, इसमें ब्रेस्ट में वर्मे इन्फ्लामेशन हो जाता है, और इलाज ना करने पर एब्सिस यानी कि फोड़ा बदल बन जाता है। क्यों होता है ब्रेस्ट में जो है, मतलब क्यों इन्फ्लामेशन यानी कि क्यों सूजन आती है, क्या वजह होती है इसकी। नंबर एक, अखलात हादा, ये एक यूनानी मामला है, इसको समझ लीजिए। अखलात हादा यानी एक्यूट इन्फेक्शन, कोई मतलब अखलात हादा हो जाए। खिल्त सोदा सफरा का गलबा जोर पकड़ जाए, ये हमने पढ़ाया था आपको पहले, जो है सौदा सफरा के बारे में मैंने उमूर तबैया में बताया था आपको। अब मेरा टाइम लगा तो मैं परसों से दोबारा शुरू कर दूंगा और बहुत तेजी से पढ़ाऊंगा, ठीक है, सुबह के टाइम में, वो फिर आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। सौदा सफरा का सफरा हो जाए। पायमिया यानी कि पायमिया को यूनानी में तकीउद्दम कहते हैं, तकीहुद्दम कहते हैं। पायमिया या इस तरीके से ये मान लीजिए कि ब्लड के अंदर जो है वो टीएलसी बढ़ जाती है और इन्फेक्शन बढ़ जाता है, ठीक है। मम्प्स के इन्फेक्शन के मम्प्स मम्प्स यानी कि जो यहाँ पे गलफेड़े निकल जाते हैं ना, गले के नीचे गलफेड़े निकल जाते हैं, उसके इन्फेक्शन के बाद भी ये इस तरह का कॉम्प्लिकेशन सामने आता है। लैक्टेशन, रजात के दौरान का इन्फेक्शन, यानी कि जब कोई महिला दूध पिला रही हो और किसी वजह से जो है अंदर जो है ब्रेस्ट में जो है किसी तरह का इन्फेक्शन हो गया, तो उसमें अंदर ही अंदर जो है इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको भी जो है क्या कहते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेस्ट बोलते हैं। अब बच्चे का सिर जोर से लगने पर, कई बच्चे जो क्या होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, वो क्या करते हैं, अपनी माँ के जो है मतलब दूध पिया, पीने के बाद जो है वो शरारत पे उतर जाते हैं, ठीक है, उठा के अपना सिर मार दिया, सिर मार के जो क्या हुआ, ब्रेस्ट जो है वो हल्का सा टेंडर हुई, सख्त हुई, सख्त होने के बाद उसके अंदर गर्मी आई और इन्फ्लामेशन के सारे जो है उसके अंदर साइन सिम्टम मिलने शुरू हो गए। पिस्तान यानी कि ब्रेस्ट में खून जमा होना, किसी वजह से अगर ब्रेस्ट में जो है वो खून उतर जाए, क्योंकि ब्रेस्ट के अंदर क्या होता है, ब्रेस्ट के अंदर ब्लड सर्कुलेशन, नसों के अंदर तो खून है, लेकिन वो खून नसों के अंदर से होकर के जो है बिल्कुल एकदम जो है उसमें पूरी में रिलीज हो जाए, पूरी में उसमें हो जाए, तो उसकी वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। इलाज, बर्गे मको व कासनी का लेप कराएं,
ये यूनानी इलाज है। बरगे संभालो, आकाश बेल, तुख्म खत्मी, गुले बाबूना, बेग बेग कासनी, 3 तोला लेंगे सबको, जोशांदा बनाकर नुतूल करें। नुतूल कहते हैं किसी भी लिक्विड सयाल चीज को ऊंचाई से जो है डालना, इसको तरेड़ा करना या नुतूल करना कहते हैं। ठीक है, यूनानी का इलाज है। तो क्या करेंगे, पहले जोशांदा बना लेंगे। बरगे संभालो, आकाश बेल, तुख्म खत्मी, गुले बाबूना, बेख कासनी, इनको 3 तोला, 3 तोला जो है 3 ग्राम होता है। ठीक है, तो लेकर के फिर उबाल करके उसको अच्छे से उसको छान करके जो है उसका तीड़ा करेंगे ब्रेस्ट के ऊपर। इंग्लिश में क्या ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक देंगे इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए, एनाल्जेसिक देंगे दर्दों को रोकने के, एंटी इन्फ्लामेटरी देंगे सूजन वूजन को कंट्रोल करने के लिए। अब सिर्फ एक बीमारी होती है सिफिलिस आतशक। देखिए हम यहाँ पे हम गायनी पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर सिफिलिस क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो सिफिलिस बीमारी है ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेक्सुअल यानी कि सेक्स करने से, ट्रांसमिट यानी कि एक से दूसरे में जाने, और डिजीज बीमारी यानी कि सेक्स करते टाइम एक बीमारी जब दूसरे में घुस, वो बीमारियां जो सेक्स करने से एक से दूसरे में चली जाए उनको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। वो बीमारियां जो एक बीमार से सही में चली जाएं सेक्स करने के दौरान, करने के दौरान उनको उनको एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिट डिजीज कहते हैं। अब सिफिलिस भी एक ऐसी ही बीमारी है जो कि सेक्स करने से एक बीमार से सही में चली जाती है। अगर एक सही आदमी एक बीमार के साथ सेक्स कर रहा हो तो वो बीमार से सही में चली जाता है, चाहे वो बीमार जो है वो मेल हो या फीमेल हो, औरत हो या मर्द हो। ठीक है, और वो सही जो है वो भी औरत हो या मर्द हो, तो एक से दूसरे को लग जाती है, उसको एसटीडी बोलते हैं। तो एसटीडी में क्या है, सिफिलिस। सिफिलिस के कई नाम हैं। सिफिलिस को बाद फरंग भी बोलते हैं। ये सवाल कई बार आया, बाद फरंग किसको बोलते हैं, याद रखना। बाद फरंग सिफिलिस को बोलते हैं, वहां पर कंफ्यूज मत हो जाना। आंवला फरंग भी बोलते हैं, आंवला फरंग भी बोलते हैं, आंवला फरंजी भी बोलते हैं, अफरंजी भी बोलते हैं। ठीक है, मर्ज मुबारक भी बोलते हैं, मर्ज मुबारक भी बोलते हैं। ये सारे के सारे इसके नाम है, और ये पूछे गए हैं अलग अलग टाइम पे जो है, अलग अलग एग्जाम में, बीओएमएस में या फिर एमडी में पूछे गए हैं। तो जब जो सवाल वहां पे आप पूछा जा सकता है उसका हमें थोड़ा सा लगता है डाउट कि वो यहाँ ना पूछ लिया जाए क्योंकि यूनानी है। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिनोनिम्स है। सिनोनिम्स कहते हैं जब किसी चीज के दूसरे नाम जिसको अगर पुकारा जाए तो उसका मतलब वही हो। ठीक है, तो बाद फरंज, आबला फरंग, अफरंजी, मर्ज मुबारक। अब कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है, यानी कि जिस कीटाणु की वजह से ये हो रही है उसका क्या नाम है, ट्रेपोनेमा पैलिडम। ये भी पूछा गया है एग्जाम में, इसको भी आपको याद करना है। गोनोरिया सोजाक, ये भी एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, सेक्स करने से जो है एक बीमार मनुष्य से सही मनुष्य में लग जाती है। ठीक है, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म क्या है इसका, नाइसेरिया गोनोरिया, ये कई बार पूछा हुआ है। जो गोनोरिया है ये भी सिफिलिस की तरह जो है एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है, और ये ग्राम निगेटिव डिप्लोकोकस होता है। ये भी पूछा गया है कि ग्राम पॉजिटिव होता है या निगेटिव होता है। इसी तरह एक बीमारी एचआईवी होती है, वो भी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। वो भी सेक्स करने से एक सही आदमी को एक बीमार आदमी से लग सकती है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा पढ़ रहे हैं फैमिली प्लानिंग एंड कॉन्ट्रासेप्टिव। ये थोड़ा सा इसके बाद खत्म हो रहा है, इसको थोड़ा सा सुन लीजिए। नंबर 1, कॉन्डोम। कॉन्डोम जो है ये एसटीडी को भी रोकता है। देखिए जो फैमिली प्लानिंग और कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं, गर्भ निरोधक क्यों इस्तेमाल किया, ताकि गर्भ को रोका जा सके। निरोधक, रोकने वाला, यानी कि गर्भ को हमल को यानी कि प्रेगनेंसी को ठहरने से रोका जा सके, तो क्या होता है, गर्भ निरोधक इस्तेमाल किए जाते हैं। नंबर 1, कंडोम। कंडोम जो है वो प्रेगनेंसी को तो रोकता ही रोकता है, इसके अलावा कंडोम जो है एसटीडी यानी कि जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज हैं जैसे सिफिलिस, गोनोरिया, एड्स वगैरह, इनको भी रोकता है। ठीक है, कॉन्डोम। इसी तरह एक चीज होती है डायफ्राम। क्यों रोकता है कॉन्डोम, क्योंकि कॉन्डोम जो है वो पन्नी वगैरह इस तरह की कुछ मतलब एक उसका बना हुआ होता है, और वो क्या होता है, वो उससे स्पर्म जो है, जो सीमन है, वो बाहर नहीं निकल पाते। जब वो बाहर नहीं निकल पाते तो होता क्या है कि वो जो है वो मतलब एक मनुष्य का जो अंश है वो एक दूसरे मनुष्य के अंदर शरीर में नहीं जा पाता, और बीमारी जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य को लग सकती है वो नहीं लगती। ठीक है, तो ये जो कंडोम है ये एसटीडी को भी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज को भी रोकता है। डायफ्राम क्या होता है, ये फीमेल कंडोम होता है। कुछ कंडोम ऐसे होते हैं जो फीमेल इस्तेमाल करती है। क्या करती है, उसमें 2 रिंग होती है, एक रिंग छोटी होती है, एक रिंग बड़ी होती है। जो छोटी रिंग होती है उसको अंदर डाला जाता है और उसको जो है सर्विक्स के ऊपर फिट कर देते हैं। ठीक है, और जो बड़ी रिंग होती है वो बाहर रहती है।
ठीक है, ये महिलाएं इस्तेमाल करती है, और ये भी जो है एसटीडी को रोकती है, क्योंकि ये भी एक तरह का कॉन्डोम ही है। ठीक है, अब क्या हुआ, रिदम मेथड, ये रोमन कैथोलिक चर्च ने बताया था। जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, उन्होंने कोई अपना हिसाब से अपने कुछ सेटिंग कर रखी थी कि जब सेक्स किया जाए, अब महिला का टेम्परेचर इतना हो, उसकी पल्स इतनी हो, ये हो वो हो, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था रिदम मेथड का। ठीक है, और ये उनके हिसाब से एक कॉन्ट्रासेप्टिव तरीका था, यानी कि गर्भ को रोकने का तरीका था। तो ये किसने, ये जो थ्योरी थी, ये जो सिद्धांत था, ये किसने दिया था? ये रोमन कैथोलिक चर्च ने दिया था। अब ब्रेस्ट फीडिंग, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब ये है कि जब एक माँ जो है बच्चे को दूध पिला रही हो, उस टाइम पे गर्भ का ठहरना बहुत मुश्किल होता है, और कई महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को उस टाइम मेंसेस भी नहीं आते। और उस टाइम पे मतलब ये कोई जरूरी भी नहीं है कि मेंसेस आए, क्योंकि इसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से मेंसेस नहीं आते। एक होता है कोइटस इंटरप्टस, इसमें पेनिस, यानी कि पेनिस को जो है कजीब को, पेनिस को यूनानी में कजीब बोलते हैं, को इंजाल यानी वीर्य निकलने से पहले बाहर निकाल लिया जाता है। जब सेक्स कर रहे होते हैं तो पेनिस को जो है, जैसे ही लग रहा है कि वीर्य निकल जाएगा, उससे निकलने से पहले पहले जो है बाहर निकाल लिया जाता है, तो उसको कोइटस इंटरप्टस बोलते हैं। एक होता है इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, यानी कि ऐसी डिवाइसेस जो कि गर्भ निरोधक है, गर्भ को रोकती हैं, और वो यूट्रस में लगाई जाती हैं, यूट्रस में, बच्चेदानी में अंदर। नंबर एक, प्रॉपर्टी 200। नंबर दो, मल्टीलोड। नंबर दो, प्रोजेस्टास प्रोगेस्टास्ट। और फिर एक होता है लिपस लूप। ये सब चीजें क्या है, ये यूट्राइन यानी कि यूट्रस में लगने वाली होती हैं। प्रोजेस्टाजर्ट और लिपस लूप, प्रोगेस्टाजर्ट और लिपस लूप, ये सब क्या होती है? ये जो है आईयूसीडी होती है, इंट्रा यूट्राइन क्या कहते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस होती है, जो यूट्रस के अंदर लगाई जाती है। एक होता है ओसीपी, यानी कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, यानी कि वो गोलियां जो कि गर्भ को रोकने के लिए एक महिला सेवन करती है। ठीक है, तो उसमें माला डी आती है, माला एन आती है। डी से दुकान बनता है ना, डी से दुकान बनता है ना, तो डी से जब दुकान बनता है, इसका मतलब ये प्राइवेट होती है। इसको याद रखने का तरीका यही है। माला डी जो है वो प्राइवेट मेडिकल स्टोर पर उपलब्ध होती है, क्योंकि डी, इसको याद रखने का क्या तरीका है, डी से दुकान बनती है, मतलब ये बाहर दुकान से खरीदनी होती है, यानी कि ये प्राइवेट होती है। इसी तरीके से माला एन ये गवर्नमेंट अस्पतालों में फ्री मिलती है, ओवरऑल एल होती है, और प्राइमोलर 30 होती है। ये सब वो कॉन्ट्रासेप्टिव है, यानी कि वो सब गर्भ निरोधक गोलियां हैं, जो कि ये सब वो गर्भ निरोधक निरोधक गोलियां हैं जो कि गर्भ को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें कुछ सरकारी हैं, जैसे कि माला एन है, और कुछ प्राइवेट है जो कि मेडिकल से लेकर खाई जा सकती हैं, जैसे कि माला डी। अब किसी को जो भी पूछना है भाई वो पूछ लीजिए।